नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। आइए शुरू करते हैं आलसी पत्नी की वह कहानी जो हर पल आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। गांव के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोहित की शादी बड़े ही धूमधाम से शोभा के साथ हुई थी। शोभा देखने में सुंदर थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत झलकती थी और हर कोई कहता था कि मोहित बहुत भाग्यशाली है जो उसे ऐसी पत्नी मिली। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य लग रहा था। घर में खुशहाली थी, हर तरफ रौनक थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहित को एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जिसने उसे अंदर तक होर कर रख दिया। शोभा बहुत आलसी थी। वह सुबह देर से उठती, कोई काम ठीक से नहीं करती और ज्यादातर समय बस आराम करती रहती। शुरुआत में मोहित ने सोचा कि शायद नई शादी और नए माहौल की वजह से वह कुछ समय तक ऐसे रह रही है, लेकिन हफ्तों बाद भी जब यही स्थिति बनी रही तो मोहित को चिंता होने लगी। वह देखता कि उसकी माँ और बहनें घर के कामों में लगी रहती, लेकिन शोभा हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती। धीरे धीरे मोहित की झुंझलाहट बढ़ लगी। वह जब भी कुछ कहता, शोभा मीठी मट्ठी बातें करके टाल देती। कभी सिर दर्द का बहाना बनाती, कभी थकान का, तो कभी मौसम की शिकायत करती। माँ भी शुरू में कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब उनकी आंखों में भी असंतोष झलक लगा था। गांव की औरतें भी काना फूसी करने लगी। कैसी बहू आई है जो घर के कामों में हाथ तक नहीं लगाते। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी कोई उसे काम करने के लिए कहता, वह बड़ी मासूमियत से मुस्कुरा देती और बोलती, अभी कर दूंगी। लेकिन वह अब भी कभी नहीं आता। मोहित ने कई बार शोभा को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह हंसकर बात टाल देती। अरे इतना भी क्या भाग दौड़ करनी, थोड़ा आराम भी जरूरी है, वह कहती और फिर उसी तरह सुस्त पड़ी रहती। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन मोहित बहुत थक कर घर लौटा। उसने देखा कि उसकी माँ और बहनें पूरे घर में काम कर रही थी और शोभा आंगन में एक खाट पर लेटी हुई थी। उसने पास जाकर गुस्से से कहा, शोभा कुछ तो शर्म करो, माँ इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही है और तुम यहाँ सो रही हो। शोभा ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान दी और बोली, मोहित मैं बहुत थक गई थी, जरा लेट गई, अभी उठकर सब कर लूंगी। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। रोज यही सिलसिला चलता रहा। मोहित जब देखता कि उसकी पत्नी घर के कामों से बच रही है तो वह परेशान हो जाता। एक दिन उसने सोचा कि शायद अगर वह प्यार से बात करेगा तो शोभा को एहसास होगा। उसने उसके पास बैठकर कहा, शोभा तुम मेरी पत्नी हो और मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में खुशहाली बनी रहे, लेकिन अगर तुम घर के कामों में हाथ नहीं बटाओगे तो माँ कितने दिन तक यह सब करेंगी। शोभा ने सिर झुकाकर कहा, मोहित मैं सच में कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। कैसी बात कर रही हो तुम, अपने मायके में काम नहीं करती थी? मोहित ने सवाल किया। शोभा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसे देखती रही। मोहित को उसकी चुप्पी और अजीब लगने लगी। दिन बीतते गए और शोभा की आलसी आदतें बढ़ती ही गई। अब तो वह बहाने भी बनाने की जरूरत नहीं समझती थी। उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे। मोहित के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उसे तब हुई जब उसने महसूस किया कि शोभा जब भी अकेली होती तो अचानक बहुत फुर्ती नजर आती। एक दिन मोहित ने उसे अकेले कमरे में देखा और वह चौंक गया। जो शोभा घर के किसी भी काम के लिए आलसी थी, वही अब एकदम तेजी से कुछ कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मोहित उसे देख रहा है, वह फिर से सुस्त बन गई। मोहित को यह सब बहुत अजीब लगा। आखिर शोभा क्यों घर वालों के सामने इतनी सुस्त बनती है, लेकिन अकेले में उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। क्या वह कोई खेल खेल रही थी या इसके पीछे कोई और बड़ी सच्चाई थी? मोहित को अब इस गुत्थी को सुलझाना था, क्योंकि उसके दिल में शक बैठ चुका था कि शोभा सिर्फ आलसी नहीं है, बल्कि वह कुछ छिपा रही है। मोहित के मन में अब शक बैठ चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि शोभा सच में आलसी थी या फिर वह कुछ छिपा रही थी। दिन वही कहानी दोहराई जाती। घर में वह बिल्कुल सुस्त, लापरवाह और कामचोर बनी रहती। लेकिन जब भी उसे अकेले रहने का मौका मिलता, उसकी हरकतें बदल जाती थी। वह अचानक तेज तरार हो जाती, जल्दी जल्दी कुछ करने लगती और जब भी कोई पास आता तुरंत सुस्त पड़ जाती। मोहित ने कई बार उसे टोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह मीठी मट्ठी बातों से उसे टाल देती। अरे मोहित, मैं तो तुम्हारे लिए नई नई हूँ,
थोड़ा वक्त तो दो ना मुझे, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। वह मुस्कुराकर कहती और मोहित का गुस्सा धुआं हो जाता। लेकिन समय बीतता गया और शोभा की आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन मोहित की माँ ने उससे कह ही दिया, बेटा, जब से शोभा इस घर में आई है, घर के हालात बदल गए हैं। मैं बुढ़ापे में भी सब संभाल रही हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। न वह रसोई में जाती है, न सफाई में हाथ बढ़ा है, और न ही कोई जिम्मेदारी लेती है। आखिर कब तक यह सब चलेगा? मोहित ने माँ की शिकायतें सुनी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसने माँ से वादा किया कि वह शोभा को समझाने की कोशिश करेगा। उस रात जब वह अपने कमरे में गया तो उसने प्यार से शोभा का हाथ पकड़ा और कहा, शोभा, माँ ठीक कह रही है, तुम घर के किसी भी काम में दिलचस्पी क्यों नहीं लेती? तुम्हें पता है इस घर में हर कोई मेहनत करता है। क्या तुम नहीं चाहती कि सब तुम्हें भी अपने परिवार का हिस्सा माने? शोभा ने एक पल के लिए मोहित की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दी। मोहित, मैं सच में कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं जल्दी थक जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा सुस्ती महसूस होती है। मोहित ने गौर किया कि जब भी वह कोई गंभीर बात करता, शोभा या तो मुस्कुरा देती या फिर बात को घुमा देती। यह सब अब उसे अजीब लगने लगा था। अगली सुबह मोहित ने तय किया कि वह शोभा पर नजर रखेगा। उसने चुपचाप उसका पीछा करना शुरू किया। दिन भर वह वैसी ही रही जैसे हमेशा रहती थी, आलसी, सुस्त और बेपरवाह। लेकिन शाम होते ही जैसे ही उसे लगा कि कोई आसपास नहीं है, उसकी हरकतें बदल गई। उसने तेजी से एक संदूक खोला, उसमें से कुछ निकाला और फिर जल्दी जल्दी कुछ करने लगी। मोहित यह देखकर दंग रह गया। जब शोभा को एहसास हुआ कि मोहित दरवाजे के पीछे खड़ा है, तो उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया और फिर से वैसे ही सुस्त बन गई जैसे वह हमेशा रहती थी। अब मोहित के लिए ये कोई छोटी बात नहीं रही थी। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। शोभा किस चीज को छिपा रही है? वह आखिर इतनी आलसी क्यों बनी रहती है, लेकिन अकेले में अचानक इतनी फुर्ती क्यों हो जाती है? कहीं वह कोई बड़ा खेल तो नहीं खेल रही? एक रात मोहित ने तय किया कि वह खुद अपनी आंखों से देखेगा कि शोभा संदूक में क्या छुपा रही है। आधी रात जब सब सो रहे थे, तो वह धीरे धीरे उठा और चुपके से उस संदूक के पास गया। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। तभी अचानक उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शोभा की आवाज आई। मोहित ने तेजी से संदूक से हाथ हटाया और पलट कर देखा। शोभा की आंखों में अजीब सा भाव था, न गुस्सा न डर, लेकिन कुछ ऐसा जो मोहित समझ नहीं पाया। मैं बस ऐसे ही देख रहा था, मोहित ने बहाना बनाया। शोभा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुस्कुरा दी। लेकिन उस मुस्कान में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राज था जिसे मोहित अब तक समझ नहीं पाया था। मोहित को यकीन हो गया कि शोभा सिर्फ आलसी नहीं थी, वह कुछ छुपा रही थी और अब उसे इस गुत्थी को सुलझाना ही था। मोहित की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। वह यह समझने में असमर्थ था कि शोभा सच में आलसी थी या फिर यह सब सिर्फ एक बहाना था। हर बार जब भी वह उससे कोई सवाल करता, वह हंसकर टाल देती या कोई ना कोई बहाना बना लेती। लेकिन संदूक वाली रात के बाद मोहित को यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी सिर्फ आलसी नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा छिपा रही थी जो किसी को नहीं पता था। अब उसका शक गहराने लगा था और वह इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार था। अगले दिन मोहित ने घर में सभी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह देख रहा था कि कब कौन आता है, कौन जाता है और कब शोभा को अकेले रहने का मौका मिलता है। वह जानता था कि उसकी पत्नी सिर्फ तभी सक्रिय होती थी जब कोई आसपास ना हो, लेकिन उसकी परेशानी यह थी कि वह यह जान ही नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या कर रही थी। शोभा हमेशा की तरह दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती, आलसी होने का नाटक करती, लेकिन जब भी कोई उसे अकेला छोड़ देता, वह तुरंत उठ जाती और अपने संदूक की ओर जाती। मोहित ने महसूस किया कि वह अक्सर अपने कमरे में अकेले में रहना पसंद करती थी। यह सब कुछ संदेहास्पद था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर शोभा इतने बड़े नाटक के पीछे क्या चाहती थी। मोहित ने उस रात तय किया कि वह किसी भी तरह से उस संदूक का रहस्य जानकर रहेगा। आधी रात को जब सब सो गए, तो वह धीरे धीरे उठा और दबे पांव कमरे से बाहर निकल आया। उसने दरवाजे की ओर से देखा कि शोभा अपने संदूक के पास बैठी थी और कुछ कर रही थी,
लेकिन जैसे ही मोहित ने पास जाने की कोशिश की, शोभा को आहट मिल गई और उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया। वह धीरे से करवट लेकर बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगी। मोहित को अब यकीन हो गया था कि शोभा कुछ बड़ा छुपा रही थी। उसे यह भी समझ आ गया था कि वह आसानी से इस राज्य को नहीं खोल सकता, क्योंकि शोभा बहुत सतर्क थी। वह हर वक्त इस बात का ध्यान रखती थी कि कोई उसे ना देखे। मोहित को अब ज्यादा चालाकी से काम लेना था। उसने अगले दिन अपनी मां को बताया कि वह 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहा है, जबकि असल में वह कहीं नहीं जा रहा था। जैसे ही मोहित ने घर से निकलने का नाटक किया, उसने चुपके से खुद को घर के कोने में छिपा लिया, जहां से वह शोभा पर नजर रख सके। कुछ घंटों तक शोभा बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन फिर जब उसे पूरा यकीन हो गया कि मोहित सच में जा चुका है, तो वह अचानक उठी और अपने संदूक की ओर बढ़ी। इस बार मोहित ने उसे अच्छे से देखने के लिए एक जगह बना ली थी, जहां से वह बिना देखे जा सके। शोभा ने संदूक का ताला खोला और अंदर से कुछ निकालने लगी। मोहित देख नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रही थी, लेकिन उसने सुना कि शोभा किसी से धीरे धीरे बातें कर रही थी। मोहित के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में तो कोई और नहीं था, फिर शोभा किससे बातें कर रही थी? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि शोभा के हाथ में एक चमकती हुई चीज थी। वह उसे बड़े प्यार से देख रही थी और कुछ बोल रही थी। मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, शोभा ने अचानक संदूक बंद कर दिया और जल्दी से पलंग पर लेट गई। मोहित ने तय किया कि अब वह इंतजार नहीं करेगा, उसे अब शोभा से सीधा करना था। अगले दिन उसने जानबूझकर शोभा को अकेले में पकड़ लिया और उससे पूछा, शोभा, आखिर तुम इतनी आलसी क्यों बनी रहती हो? और वह संदूक, उसमें ऐसा क्या है जिसे तुम सबसे छुपा रही हो? शोभा का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने मोहित को देखा, फिर जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर उसने धीरे से जवाब दिया, मोहित, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मोहित को यह सवाल अजीब लगा। उसने कहा, हाँ, लेकिन इस सवाल का इस वक्त क्या मतलब? शोभा की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने मोहित के हाथ को पकड़ लिया और धीरे से कहा, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मोहित ने महसूस किया कि शोभा कुछ ऐसा कहने जा रही थी जिसे सुनकर उसकी दुनिया बदल सकती थी। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं भरोसा करूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम क्या छुपा रही हो? शोभा कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मोहित, मैं वैसी नहीं हूं जैसी तुमने सोचा था। मैं आलसी नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, और यह बात अगर तुम्हें पता चल गई तो शायद तुम मुझे छोड़ दोगे। मोहित को काटो तो खून नहीं। शोभा की इस बात का क्या मतलब था? वह कुछ और थी। क्या वह इंसान नहीं थी, या फिर वह किसी भयानक सच को छिपा रही थी? मोहित के मन में हजारों सवाल उठने लगे। उसे अब अपने ही घर में डर लगने लगा था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसे यह सच जानना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहित के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शोभा की बातों ने उसके दिल में एक अजीब सा डर भर दिया था। क्या उसकी पत्नी सच में कुछ छुपा रही थी? क्या वह कोई ऐसा सच जानने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता था? उस रात मोहित सो नहीं पाया। वह करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि आखिर शोभा ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वह सच जान गया तो उसे छोड़ देगा। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जो वह छुपा रही थी? मोहित ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। अगले दिन जब वह काम से घर लौटा तो उसने शोभा की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि जब घर के लोग आसपास होते हैं तब शोभा एकदम सुस्त, लापरवाह और आलसी बनी रहती है, लेकिन जब वह अकेली होती है तो उसके हाव भाव और व्यवहार पूरी तरह बदल जाते हैं। उस रात मोहित ने एक योजना बनाई। उसने दिखाने के लिए सबके सामने यह कह दिया कि वह किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जा रहा है और 2 दिन बाद लौटेगा। उसने अपनी माँ को भी यही बताया और रात को ही घर से निकल गया, लेकिन वास्तव में वह घर से थोड़ी दूर जाकर वापस लौट आया और आंगन के एक कोने में छिप गया। शोभा को लगा कि अब घर में कोई नहीं है। उसने धीरे धीरे दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चली गई। मोहित छिपकर देखता रहा। उसे अब पूरा विश्वास हो गया था कि आज रात कुछ ऐसा होगा जिससे सारा सच सामने आ जाएगा।
आधी रात के बाद जब सब सो गए, तब मोहित दबे पांव अपने कमरे के पास पहुंचा। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजे की दरार से अंदर झांका। शोभा अपने संदूक के पास बैठी थी। उसने संदूक खोला और उसमें से कुछ निकालकर अपने सामने रख लिया। मोहित की सांसें तेज हो गई। वह ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा कि शोभा क्या कर रही है, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शोभा के सामने एक चमकता हुआ आभूषण था। वो कोई साधारण गहना नहीं था, बल्कि उससे एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। मोहित ये देखकर हैरान था कि शोभा उस आभूषण से बातें कर रही थी। वह धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी, मानो कोई प्राचीन मंत्र पढ़ रही हो। मोहित की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी इस तरह की किसी रहस्यमय चीज से जुड़ी हो सकती है। मोहित के मन में हजारों सवाल उठने लगे। ये गहना क्या था? इसकी चमक इतनी अजीब क्यों थी? और सबसे बड़ा सवाल, शोभा इससे बातें क्यों कर रही थी? वह और ज्यादा देखने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी टांग से हल्की सी खड़ाहट हुई। शोभा चौंक हो गई। उसने तुरंत आभूषण को वापस संदूक में रख दिया और तेजी से मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। मोहित समझ गया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह सीधे कमरे के अंदर चला गया। शोभा ने उसे देखकर घबराहट भरी नजरों से देखा। मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मोहित ने गंभीर स्वर में कहा, यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए शोभा। ये सब क्या है? तुम इस आभूषण से बातें क्यों कर रही थी? और ये चमकता हुआ गहना आखिर है क्या? शोभा की आंखों में डर झलक लगा। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके शब्द गले में अटक गए हो। सच बताओ शोभा, क्या तुम कोई रहस्य छुपा रही हो? मोहित ने सख्ती से पूछा। शोभा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मोहित, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। ये आभूषण सिर्फ एक साधारण गहना नहीं है, ये एक शक्ति है। शक्ति? मोहित ने चौंक कर कहा, कैसी शक्ति? शोभा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह आभूषण पीढ़ियों से हमारी परिवार की महिलाओं के पास रहा है, लेकिन इसका रहस्य सिर्फ हमें पता होता है। यह एक दिव्य आभूषण है जिसमें विशेष शक्तियां हैं। जब भी इसे कोई साधारण इंसान छूता है तो वह अपनी यादें खो देता है। मोहित यह सुनकर स्तब्ध रह गया। क्या इसका मतलब तुमने इसे पहले भी इस्तेमाल किया है? शोभा ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, और इसी कारण मैं हमेशा तुम्हारे सामने आलसी बनने का नाटक करती थी, ताकि तुम कभी मुझसे यह सवाल ना पूछो, ताकि तुम इस रहस्य से दूर रहो। लेकिन अब जब तुम यहाँ तक आ चुके हो तो तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। मोहित को लगने लगा कि वह किसी भयानक सच के करीब पहुंच गया है। शोभा ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम यह जानना चाहते हो कि यह आभूषण असल में क्या है और मैंने इसे क्यों संभाल कर रखा है, तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। लेकिन याद रखना, जो सच तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। मोहित की धड़कनें तेज हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी पत्नी कोई साधारण महिला नहीं थी। वह अब उस सच को जानने के लिए तैयार था जिसने उसकी शादीशुदा जिंदगी के हर पहलू को रहस्य में डाल रखा था। मोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी पत्नी शोभा, जिसे वह एक आलसी और लापरवाह स्त्री समझता था, इतनी गहरी और रहस्यमय हो सकती है। उसकी आंखों के सामने चमकता हुआ आभूषण अब भी उसके मन में हजारों सवाल पैदा कर रहा था। शोभा ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस ली। मोहित, जो कुछ मैं बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे लिए एक सदमे से कम नहीं होगा। मोहित एक तक उसे देख रहा था। शोभा ने धीरे से संदूक से उस चमकते हुए आभूषण को निकाला और उसे मोहित के सामने रख दिया। उसकी आंखों में एक गहरा डर था, लेकिन अब वह पीछे हटने के बजाय सच कहने के लिए तैयार थी। यह सिर्फ एक आभूषण नहीं है, यह शक्ति का प्रतीक है जो हमारी पीढ़ियों से हमारी वंश की महिलाओं के पास रहा है। मोहित को विश्वास नहीं हुआ। उसने आभूषण को ध्यान से देखा। उसकी चमक अब और भी तेज हो गई थी, मानो वह मोहित की उपस्थिति को पहचान रहा हो। लेकिन यह शक्ति क्या है शोभा, और तुम इसे मुझसे क्यों छुपा रही थी? शोभा ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ जाती तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था।
ये आभूषण केवल उन्हीं के लिए होता है जो इसे संभालने के योग्य होते हैं, लेकिन जो अयोग्य होते हैं उनके लिए यह घातक साबित होता है। मोहित ने गहरी सांस ली। तुम्हें किस बात का डर था? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा सबसे करीबी इंसान, फिर भी तुमने मुझे अंधेरे में रखा। शोभा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम इस रहस्य को जान गए तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। यह आभूषण सिर्फ शक्ति नहीं देता, यह एक श्राप भी ला सकता है। मोहित चौंक गया। श्राप? शोभा ने सिर हिलाया। हाँ, यह आभूषण हर उस इंसान की यादें मिटा सकता है जो इसे छूता है, लेकिन अगर कोई इसके असली रहस्य को जानने की कोशिश करता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मेरी माँ ने मुझे इस आभूषण के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी कि मैं इसे किसी को भी ना दिखाऊं। इसलिए मैं घर में हमेशा सुस्त और आलसी होने का नाटक करती थी, ताकि कोई मुझसे कोई सवाल ना पूछे, ताकि कोई इस रहस्य तक ना पहुंच सके। मोहित अब तक पूरी तरह अवाक रह गया था। उसे लग रहा था कि जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उसकी अपनी पत्नी, जिसके बारे में वह सोचता था कि वह साधारण गृहिणी है, किसी गहरे रहस्य की रक्षक निकली। लेकिन शोभा, यह शक्ति तुम्हारे पास क्यों है? और क्या तुम इस आभूषण को इस्तेमाल कर सकती हो? शोभा ने धीरे से मुस्कुराया। मैं इसका उपयोग केवल तभी कर सकती हूँ जब कोई बड़ा संकट आए। यह कोई आम गहना नहीं है मोहित, ये कुछ महान अर्शियों द्वारा बनाया गया था, जो इसे सिर्फ उस स्त्री को देते थे जो इसकी रक्षा करने में सक्षम हो। और अब यह मेरे पास है। मोहित की उलझने और बढ़ गई। तो अब क्या होगा? क्या तुम इसे अपने पास रखोगी? शोभा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अब समय आ गया है कि इसे हमेशा के लिए छुपा दिया जाए। मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि अब यह रहस्य उजागर हो चुका है। मोहित कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक कमरे की खिड़की के बाहर एक हलचल हुई। किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। शोभा तुरंत सतर्क हो गई। मोहित, कोई हमें देख रहा है। मोहित भी चौकन्ना हो गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने आंगन में नजर दौड़ाई, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। शायद मेरा वहम था, मोहित ने कहा, लेकिन शोभा जानती थी कि यह सिर्फ वहम नहीं हो सकता। कोई था जो उनके इस रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा था। हमें यह आभूषण आज ही कहीं सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा, शोभा ने दृढ़ता से कहा। मोहित ने उसकी बात मान ली। वे दोनों रात के अंधेरे में घर से निकले और गांव के बाहर जंगल की ओर बढ़े। घना अंधेरा था और चारों ओर डरावना सन्नाटा था, लेकिन शोभा आत्मविश्वास से भरी थी। हमें इसे एक ऐसी जगह रखना होगा जहां कोई इसे दोबारा न पा सके, शोभा ने कहा। मोहित ने सिर हिलाया और दोनों एक गुफा में पहुंचे। ये गुफा गांव से दूर एक सुनसान पहाड़ी के नीचे थी, जहां कोई कभी नहीं आता था। शोभा ने गहरी सांस ली, आभूषण को अपने हाथों में लिया और एक गहरे गड्ढे में रख दिया। फिर उन्होंने उसे मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया। अब यह हमेशा के लिए छिप गया है, शोभा ने कहा। मोहित ने उसकी ओर देखा और अब शोभा मुस्कुराई। अब हमारी जिंदगी वापस पहले जैसी होगी। अब कोई रहस्य नहीं रहेगा, अब कोई डर नहीं रहेगा। मोहित ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे वापस जाने लगे, हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या हुआ? शोभा ने पूछा। मोहित ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा था। शोभा ने गहरी सांस ली और मोहित का हाथ थाम लिया। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हमें अब बस अपनी जिंदगी की ओर लौटना है। मोहित ने भी सिर हिलाया और दोनों वापस घर की ओर बढ़ गए। सुबह जब सूरज निकला तो गांव की जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी। मोहित और शोभा भी अपनी जिंदगी में लौट आए, लेकिन दोनों के दिलों में यह बात हमेशा के लिए बस गई थी कि उन्होंने एक ऐसा रहस्य छुपाया है जिसे कभी भी कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन क्या सच में यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया था, या फिर कभी कहीं कोई इसे दोबारा खोजने की कोशिश करेगा? ये सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। जीवन में कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। मोहित ने अपनी पत्नी को हमेशा आलसी समझा, लेकिन असल में वह एक गहरे रहस्य की रक्षक थी। यह हमें सिखाता है कि किसी को परखने से पहले उसकी परिस्थितियों और छिपे हुए कारणों को समझना जरूरी है। शोभा ने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई।
लेकिन अपनी चतुराई और संयम से उसने न केवल अपने परिवार को सुरक्षित रखा, बल्कि एक अज्ञात शक्ति को गलत हाथों में जाने से भी रोका। ये बताता है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल बाहरी तेजी में नहीं होती, बल्कि धैर्य और दूरदर्शिता में भी छिपी होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति की एक अपनी अलग भूमिका होती है, जिसे वह किसी न किसी कारण से निभा रहा होता है। किसी को भी उसके बाहरी व्यवहार से जज करना उचित नहीं है, क्योंकि हर इंसान के पीछे एक अनकही कहानी होती है। शोभा और मोहित की तरह ही हमें भी जीवन में आने वाली हर चुनौती को समझदारी, धैर्य और सही निर्णय से हल करना चाहिए। सच्ची शक्ति किसी गहने में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और सच्चाई की रक्षा करने की भावना में होती है। शायद इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जो समय के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा विजेता बनता है। आरती का इकलौता बेटा था जो परदेश जा बसा और वहीं एक विदेशी युवती से विवाह कर लिया। उसी दौरान आरती के पति भी इस दुनिया से विदा हो गए। अब आरती वृद्धाश्रम में रहती थी, जहां उसे रहते हुए लगभग 2 साल हो गए थे। उसने धीरे धीरे खुद को वहां के जीवन के अनुसार ढाल लिया था। आरती का मन पौधों और पेड़ों के साथ समय बिताने में रम गया था। वह कभी पौधों को पानी देती तो कभी उनकी पत्तियों को संवारती। हर पत्ता, हर टहनी से उसका अटूट जुड़ाव हो गया था। अगर कोई पत्ता मुरझा जाता तो आरती का दिल भी उदास हो जाता। वह अपनी सारी मेहनत से उसे फिर से हरा भरा करने की कोशिश में लग जाती थी। ये वृद्धाश्रम जबलपुर से कुछ दूर शांत वातावरण में बसा था, जहां कुल 200 लोग रहते थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनको उनके अपने घरों में जगह नहीं मिल पाई थी। वहां हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी थी, अपनी दुख तकलीफों का सफर। पर अब वे सब आपस में हंसते मुस्कुराते समय बिता रहे थे। कोई अपने उम्र भर के अनुभव बांटता तो कोई राजेश खन्ना या मोहम्मद रफी के गाने सुनकर अपनी पुरानी यादों में खो जाता। महिलाएं अपने हुनर से समय काटती, कभी कढ़ाई बुनाई करती तो कभी बातें करती, लेकिन आरती, वह बस चुपचाप अपने पौधों के साथ लगी रहती थी, उन्हें जीने की ऊर्जा देती थी। आरती और उसके पति ने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अपना जीवन खपा दिया था। बेटे को विदेश भेजने का सपना हर माता पिता का होता है, और आरती ने भी अपने पति के साथ यही सपना देखा था, और वह सपना पूरा भी हुआ। उनका बेटा विदेश चला गया, लेकिन बेटे के विदेश जाने की इसी दौड़ में आरती और उसके पति कभी अपना घर बना नहीं सके। पति के गुजर जाने के बाद सरकारी मकान भी छोड़ना पड़ा। उनके जीवन की जड़ें जो कभी मजबूत थी, अब तिनके तिनके में बिखर गई। कुछ दिनों की छुट्टी पर बेटा आया और आरती को वृद्धाश्रम में छोड़ गया, यह कहकर कि कुछ समय बाद वह आकर उन्हें वापस ले जाएगा। आरती भी इस विश्वास के सहारे जी रही थी कि उसका बेटा उसे जल्द ही यहाँ से ले जाएगा। वह रोजाना फोन करके बेटे से बात करती, पर धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि बेटा जो कह रहा था वह कभी नहीं होने वाला। अब वृद्धाश्रम ही उसकी जिंदगी का ठिकाना बन गया था। आरती ने अपने मन को इस सच्चाई के साथ ढाल लिया था। हर दिन की तरह उस दिन भी आरती अपने पौधों को पानी दे रही थी। फूलों को खिलते और महकते देख उसकी आंखों में भी चमक आ जाती थी। वह अपनी इसी दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रही थी, अपने दिल के अंदर एक गहरा खालीपन होते हुए भी। आरती यह सुनकर अचानक ठिठक गई, क्योंकि वृद्धाश्रम के लोग उसे हमेशा अम्मा कहकर ही पुकारते थे। फिर भी उसने इसे अपना भ्रम समझते हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और पौधों को पानी देने लगी। तभी फिर से वही आवाज आई जिसने उसके नाम से पुकारा। उसने पलट कर देखा तो सामने 60-62 साल का एक व्यक्ति खड़ा था जो उसकी ओर देख रहा था। आरती उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करने लगी, और जैसे ही पहचान में आई उसने चौंकते हुए कहा, प्रतीक, तुम प्रतीक हो, है ना? प्रतीक जोर से हंसते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझे इस उम्र में भी एक बार में पहचान लोगी। उसकी बात सुनकर आरती भी हल्की मुस्कान के साथ बोली, भूलती कब थी जो पहचान नहीं पाती? थोड़ी मायूसी के साथ उसने कहा, तुम अचानक यहाँ कैसे? प्रतीक मुस्कुराते हुए बोला, अरे यह तो जीवन का नियम है, जो हम सोचते हैं वह कभी नहीं होता। दोनों बगीचे में एक बेंच पर जाकर बैठ गए। प्रतीक ने आरती से कहा,
मैं यहाँ 2 दिन से आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ देख विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा था कि तुम अपने बेटे के साथ विदेश में हो। फिर स्टाफ से पूछने पर पता चला कि तुम यहाँ रहती हो, तो दिल को तसल्ली देने चला आया कि देख लूं तुम वही आरती हो या कोई और। आरती ने प्रतीक की बात सुनते हुए मुस्कुराया और बोली, तुम्हें किसने बताया कि मेरा बेटा विदेश में है? प्रतीक ने उसकी तरफ नजरें उठाते हुए कहा, चाहने वाले अपनी चाहत की खबर रखते हैं। आरती यह सुनकर हल्का हंस पड़ी और बोली, तुम कभी सुधर नहीं सकते, हमेशा हंसी मजाक ही करते रहोगे। बात बदलते हुए आरती ने पूछा, तुम जबलपुर में क्या कर रहे हो और तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पत्नी को गुजरे 9 साल हो गए। 2 बेटे हैं जो अलग अलग शहरों में अपनी गृहस्थी बसा चुके हैं। मैं कभी बड़े बेटे के पास रहता हूँ तो कभी छोटे के पास। सेहत और उम्र के साथ जीवन कट रहा है। ये सुनकर आरती ने भी राहत की सांस ली और कहा, मेरा गुजारा भी पेंशन से ही होता है। फिर प्रतीक यादों में खोते हुए बोला, याद है आरती, हम बचपन में खिलौनों से कितना खेलते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हम खुद जिंदगी के खिलौने बन जाएंगे। दोनों पुरानी यादों में खो गए, अपना बीता हुआ समय याद करने लगे। आरती और प्रतीक का घर एक ही मोहल्ले में था। स्कूल के दिनों से ही दोनों के बीच एक नासमझी भरा प्यार पनपने लगा था, लेकिन यह बात किसी को भी भनक नहीं लगी। प्रतीक जो चंचल और बेपरवाह स्वभाव का था, वहीं आरती शर्मीली और संवेदनशील थी। प्रतीक की बहन शोभा आरती की सहेली थी और इसी बहाने प्रतीक को आरती से मिलने का मौका मिल जाता। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि शोभा का गणित भी प्रतीक ही देखा करता था और आरती भी कई बार मदद मांग चुकी थी। धीरे धीरे उनके दिलों में प्रेम का बीज अंकुरित हो चुका था। प्रतीक अक्सर आरती को देखकर इशारे करता और वह शर्मा जाती, लेकिन समय के साथ आरती के घर वालों ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। एक दिन आरती ने प्रतीक से कहा, घर में शादी की बात जोरों से चल रही है, लगता है इस साल मेरी शादी कर देंगे। प्रतीक ने कहा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, कई जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया है। आरती ने दृढ़ता से कहा, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है, सब कुछ तुम्हें ही देखना होगा। प्रतीक ने समझाते हुए कहा, आरती, एक बार नौकरी मिल जाए तो मैं खुद तुम्हारे घर आकर बात करूंगा, लेकिन जिंदगी हमेशा वैसा नहीं चलती जैसा हम चाहते हैं। प्रतीक ने कई बार आरती से कहा कि घर वालों से अपने प्रेम की बात कर ले, लेकिन आरती ने ठान रखा था कि वह तब तक कुछ नहीं कहेगी जब तक प्रतीक को नौकरी न मिल जाए। मगर प्रतीक की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और नौकरी की तलाश लंबी खिंच गई। आरती का जीवन उस मोड़ पर आ गया था जहां किस्मत ने उसे एक ऐसी राह पर खड़ा कर दिया था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसके विवाह का दिन था और घर सज धज कर बारात का स्वागत करने के लिए तैयार था। प्रतीक जो अब तक नौकरी की तलाश में था, उसी दिन उसका अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आया। लेकिन ये इत्तेफाक बहुत भारी था। बारात घर के दरवाजे पर आ चुकी थी और आरती अपनी दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई थी जब शोभा उसके पास आई और अपने भाई प्रतीक की लिखी चिट्ठी उसे थमा दी। आरती ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी, जिसमें प्रतीक ने लिखा था, आज मेरी नौकरी लग गई है और अब भी देर नहीं हुई है। पिछवाड़े के दरवाजे के पास मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आ जाओ आरती, हम भागकर शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर आज हिम्मत नहीं दिखाई तो हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। तुम्हारा प्रतीक। आरती के आंसू बहने लगे। उसे इस दुविधा ने जकड़ लिया था। शोभा ने भी कहा, आरती, भैया का साथ दो, अभी भी वक्त है। लेकिन आरती ने मायूस होकर जवाब दिया, बहुत देर हो चुकी है शोभा, अब कुछ नहीं हो सकता। शोभा उसे समझाने लगी, अब भी सब कुछ संभव है, लौट चलो भैया के पास। लेकिन आरती ने थकी हुई आवाज में कहा, नहीं शोभा, अब बहुत देर हो गई है। उसी समय आरती की माँ कमरे में आकर बोली, चलो आरती, माला डालने का वक्त हो गया है। और माँ के जाने के बाद आरती ने चिट्ठी को फाड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। शोभा ने चौंकते हुए कहा, आरती, ये तुमने क्या किया? लेकिन आरती ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अब ये मेरे बस में नहीं है। शोभा उसे नीचे लेकर चली गई जहां बारात का स्वागत हो रहा था। आरती ने अपने मन पर भारी बोझ डालकर वह निर्णय लिया जो उसे सही लगा। वह जानती थी कि प्रतीक का साथ देने का मतलब
सिर्फ उसकी और प्रतीक की जिंदगी नहीं, बल्कि कई और जिंदगियां उससे प्रभावित होंगी। वह जानती थी कि सबसे बेहतर निर्णय यही था कि वह जो हो रहा था उसे स्वीकार करे और आगे बढ़े। इधर प्रतीक के हाथ में वह चिट्ठी थी जो अब सिर्फ बेईमानी कागज का टुकड़ा बन चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या हंसे। आरती की शादी की शहनाइयां उसके कानों में तीखी चुभन पैदा कर रही थी और वह अपने कानों को दोनों हाथों से बंद किए बैठा रहा। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दुनिया पल भर में कैसे बदल गई। वह बार बार उस कागज को देखता जिसे कुछ दिनों पहले तक उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी। आरती के विवाह के बाद भी प्रतीक के मन में बेचैनी थी। जब आरती वापस आई तो उसने प्रतीक के अपॉइंटमेंट लेटर को देखकर रोते हुए पूछा, तुमने नौकरी क्यों नहीं ज्वाइन की? प्रतीक ने उदास होकर कहा, अब इसकी क्या जरूरत है? आरती ने उसे समझाया, पागल मत बनो प्रतीक, ये नौकरी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन प्रतीक का दिल टूट चुका था। उसने जवाब दिया, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी जरूरत थी। आरती ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब जो नहीं हो सका उसे भूलकर आगे बढ़ो, एक नई शुरुआत करो जैसा मैं कर रही हूं। प्रतीक ने मायूस होकर पूछा, क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए अब भी नहीं रोता? आरती ने कठोर स्वर में कहा, मैंने दिल के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। मेरे लिए अब जो है वही मेरा वर्तमान और भविष्य है। प्रतीक ने निराश होकर कहा, तुम कितनी आसानी से मुझे भूल गई हो। आरती ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, अगर ऐसा नहीं करती तो हम दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहता। कम से कम अब कई लोग तो खुश हैं। प्रतीक ने रोते हुए कहा, मैं हर लम्हा तुम्हें याद करता हूं, तड़पता हूं। आरती ने उसकी ओर देखते हुए कहा, याद करना छोड़ दो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। प्रतीक ने एक आखिरी बार उससे पूछा, क्या तुम्हारे दिल के किसी कोने में अब भी मैं हूं? आरती ने नर्म लहजे में कहा, तुम कुछ दिनों के मेहमान हो प्रतीक। जिस दिन मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते आगे बढ़ जाऊंगी उस दिन तुम भी मेरे दिल से निकल जाओगे। इसलिए मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। आरती ने अपने जीवन में पूरी निष्ठा से आगे बढ़ने का फैसला किया और धीरे धीरे प्रतीक की मोहब्बत उसके दिल से बाहर निकलने लगी। दूसरी ओर प्रतीक ने भी अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने जीवन को पटरी पर ला दिया। दोनों की दुनिया अब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। आरती की आंखों में उस स्थान पर रहने की शर्मीली छाया थी और अचानक वहां प्रतीक का आगमन उनके लिए एक अत्यधिक कष्टकारी अनुभव बन गया था। वहीं प्रतीक भी इसी अजीब स्थिति का सामना कर रहा था। आरती, जो कभी उसके दिल में स्थायी निवास करती थी, अब उसे अपने बदलते हालात में दिखाई दे रही थी। प्रतीक को ऐसा कुछ सोचने की कल्पना भी नहीं थी। फिर आरती ने थोड़े भय के साथ कहा, प्रतीक, ये सब कैसे हो रहा है? प्रतीक ने उसकी चिंता को भांपते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं यहाँ स्थायी निवास के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ एक मित्र के साथ आया हूँ जो यहाँ रहने का विचार कर रहा है। आरती ने पूछा, क्यों? प्रतीक ने उत्तर दिया, अब उसे भी लगता है कि उसका ठिकाना बदल लेना ही उचित रहेगा। खुद को किसी संकट में डालने से पहले खुद ही बाहर निकलना उसे सही लग रहा है। दोनों के दिलों में एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। वे एक दूसरे को निराशाजनक दृष्टि से देख रहे थे। आरती की नजर बार बार झुक रही थी, जबकि प्रतीक उसे गहरी निगाहों से निहार रहा था। दोनों घंटों तक बातचीत करते रहे, क्योंकि उनकी मुलाकात बहुत समय बाद हुई थी। बातचीत के बीच कुछ पल की चुप्पी भी थी। इतने वर्षों के बाद उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन दोनों ही खुशी का इजहार नहीं कर पाए थे। इसी दौरान प्रतीक के साथ आए मित्र मिस्टर कुलकर्णी ने प्रतीक को पुकारा। प्रतीक ने उसकी आवाज सुनते ही उठते हुए कहा, आरती, मैं कल फिर आऊंगा और हम दोनों बाहर चलेंगे। प्रतीक बार बार पीछे मुड़कर आरती को देख रहा था, आशा में कि शायद वह उसे रोकने के लिए आवाज दे, लेकिन आरती खामोशी से उसे जाते हुए देख रही थी। जैसे पहले भी वह चुप थी और आज भी चुप रही। उनकी मुलाकात के इतने वर्षों बाद प्रतीक का रूप बदल चुका था। बालों में सफेदी आ चुकी थी और शरीर का आकार भी बदल गया था। आरती ने खुद को आईने में देखा और मुस्कुराते हुए सोचा, मैं कितनी अजीब हूं। प्रतीक को अदरक कह रही हूं, जबकि खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरे बालों में भी सफेदी आ गई है और चेहरे पर कितनी रेखाएं उभर आई हैं।
रात को प्रतीक के ख्यालों में खोई हुई आरती के पास केयरटेकर आए और कहा, अम्मा, आपका फोन आया है। आरती ने पूछा, किसका? केयरटेकर ने बताया, ये नहीं बताया, सिर्फ कहा कि आपसे बात करनी है। आरती ने लैंडलाइन फोन उठाया और दूसरी ओर से प्रतीक की आवाज सुनाई दी। प्रतीक ने कहा, आरती, ये प्रतीक बोल रहा हूं। आरती ने पूछा, इतनी रात को तुमने फोन क्यों किया? प्रतीक ने उत्तर दिया, तुमसे मिलकर पुरानी बातें ताजा हो गई हैं। आरती ने भी कहा, मैं भी उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। प्रतीक ने कहा, इतना लंबा अरसा बीत गया है। आरती ने कहा, रात हो गई है, सो जाओ, कल मिलते हैं। प्रतीक ने पूछा, क्या हम रात भर बात नहीं कर सकते? आरती ने उत्तर दिया, प्रतीक, खुद को संभालो, तुम अब 60 के पार हो चुके हो, यह शोभा नहीं देता। प्रतीक ने कहा, आरती, किसी बंधन में मत रहो, खुलकर जियो। क्या हमें खुलकर बात करना शोभा नहीं देता? क्या हम इस उम्र में खुलकर बात नहीं कर सकते? आरती ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। प्रतीक ने पूछा, तो फिर खुलकर बात क्यों नहीं करती? आरती ने उत्तर दिया, कल मिलते हैं। तुम कौन सी बात लेकर बैठे हो? ये कहकर आरती ने फोन काट दिया। प्रतीक मन ही मन सोचने लगा कि आरती अब भी दूसरों की परवाह करती है और खुद को खुलकर नहीं जी पाती। प्रतीक ने अपने आप को पुरानी यादों में खोया हुआ पाया। उसने महसूस किया कि आरती अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करती और बंधन में बंधे लोगों के साथ जीवन बिताने की बजाय अपने परिवार की इच्छाओं को प्राथमिकता देती है। प्रतीक ने सोचा कि अगर आरती थोड़ी हिम्मत दिखाती तो उनका प्यार सफल हो सकता था, लेकिन उसने परिवार के निर्णय को स्वीकार कर लिया और अपने पिताजी के चयन को मान लिया। 7 जन्मों के बंधन का सपना इस जन्म में ही पूरा नहीं हो पाया। सुबह आरती अपने पेड़ पौधों को पानी दे रही थी, लेकिन उसकी नजर बाहर गेट की तरफ थी, प्रतीक के आगमन की प्रतीक्षा में। प्रतीक आ चुका था और उसकी ओर बढ़ रहा था। प्रतीक मुस्कुराते हुए आरती को देख रहा था, जबकि आरती छांव की ओर बढ़ गई। प्रतीक ने पेड़ के नीचे बैठते हुए कहा, तुम भी बैठो आरती। आरती ने कहा, तुम बैठो प्रतीक, मैं पानी लेकर आती हूँ। आरती ने भीतर जाकर एक पानी की बोतल ली और उसे देते हुए प्रतीक के पास बैठ गई। आज धूप बहुत तेज थी, लेकिन इस छायादार पेड़ के नीचे दोनों को राहत मिल रही थी। प्रतीक चुप था, जिसे देखकर आरती ने पूछा, क्या हुआ, चुप क्यों हो? प्रतीक ने कहा, तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं है। आरती ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है, कल के फोन कटने से नाराज हो? प्रतीक ने कहा, मैं चुप इसलिए बैठा हूं क्योंकि तुम्हें देखकर यह पूछना भूल गया कि तुम कैसी हो। आरती की आंखें अचानक भर आईं और यह देखकर प्रतीक ने पूछ लिया, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? आरती ने उत्तर दिया, क्योंकि अब कोई भी यह नहीं पूछता कि मैं कैसी हूं। आज तुम्हारे मुंह से यह शब्द सुनकर बस आंखें खुद ब खुद भर आईं। प्रतीक ने कहा, मुझे कभी भी अंदाजा नहीं था कि हम इस तरह की स्थिति में मिलेंगे, जहां अपनों के होते हुए भी हम भीड़ में अकेले महसूस करेंगे। प्रतीक ने कहा, आरती, वह पूर्णिमा बहुत अच्छी थी। वह मेरे और मेरे परिवार की देखभाल करती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी। वह छवि जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, वह अब पूर्णिमा ने अपने दिल में अपने लिए बना ली थी। आरती ने जवाब दिया, खुशकिस्मत हो तुम प्रतीक। पूर्णिमा भी तुम्हारी तरह गणित में कमजोर थी, लेकिन घर के खर्चे बड़ी खूबसूरती से संभालती थी। आरती ने कहा, जिम्मेदारी ने हमें हर पैसे का हिसाब सिखाया है। गृहिणियों को यह कला बचपन से ही सिखाई जाती है। प्रतीक ने सहमति जताई, तुम्हारी बात सही है। पूर्णिमा वास्तव में एक उत्कृष्ट पत्नी और माँ थी, लेकिन बहुत जल्दी हमें छोड़कर चली गई। शादीशुदा जिंदगी में जब तक वह थी, किसी भी बात की टेंशन नहीं थी। अब तो सब बदल गया है। आरती ने पूछ लिया, प्रतीक, तुम कैसे बढ़ गए? प्रतीक ने कहा, जब तक पूर्णिमा जिंदा थी, बच्चों का आना जाना लगा रहता था। अब मुझे जाना होगा। मैं 2 महीने के लिए यहाँ आया हूँ, कल फिर आऊंगा। ये कहकर प्रतीक वहां से चला गया। आरती को समझ में नहीं आया कि प्रतीक ने कल भी इसी समय डिपार्चर किया था और आज भी इसी समय, लेकिन बार बार पूछना भी ठीक नहीं लगता। प्रतीक घर में आया और उनकी छोटी बहू सपना ने दरवाजा खोला। सपना ने चिढ़ते हुए कहा, अब यही काम रह गया था कि मैं आपका इंतजार करती रहूं।
प्रतीक ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। सपना ने चिल्लाते हुए कहा, खाना गर्म करके खा लीजिए, मुझे सिर में दर्द है। प्रतीक ने बिस्तर पर जाकर पूर्णिमा की तस्वीर की ओर देखा और खुद से कहा, पूर्णिमा, मैं अकेले खाना खाते खाते तंग आ गया हूं, लेकिन तुम क्या जवाब दे सकती हो? जो जगह तुम गई हो वह तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाथ मुंह धोकर प्रतीक ने किचन में जाकर खाना गर्म किया, जो कि कल का बचा हुआ था। सपना का रोज का ड्रामा जारी था, हर बात में तर्क देती रहती थी। प्रतीक ने सोचा, सपना का ड्रामा अब भी वही है। उसने सोचा कि खाना खाकर 1 बजे के बाद उसे यह नसीब भी नहीं मिलेगा। प्रतीक जानता था कि सपना सरोज की तरह नहीं है। सरोज और प्रतीक के बीच अच्छी समझ है। सरोज बहू कम, बेटी का फर्ज ज्यादा निभाती है। प्रतीक अपने छोटे बेटे करण के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन बड़े बेटे आदित्य ने हमेशा कहा, पिताजी आप यहीं रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदित्य का दृष्टिकोण अलग था। छोटी बहू सपना अपने सहेली से फोन पर बात कर रही थी, किडनी पार्टी का आयोजन किसी दूसरे घर में कर लो, दिन तो बीत ही गए हैं। प्रतीक ने महसूस किया कि सपना उसके साथ क्या करना चाहती है। हर दिन एक नया ड्रामा चलता है, जिससे प्रतीक खुद को कहे कि वह छोटे बेटे के पास नहीं रहेगा। बड़े बहू सरोज ने भी यही कहा था, मैं चाहती हूँ कि आप यहीं रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आदित्य मान नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों भाइयों की जिम्मेदारी अकेले क्यों निभाएं। प्रतीक ने सोचा, जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो दूसरों से कैसे शिकायत कर सकते हैं। बच्चों की ओर से मिले दुख ने उसकी आत्मा को छेड़ दिया। अपने जीवन के 35 वर्षों में पूर्णिमा ने हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन लिवर की बीमारी ने उसे बहुत दूर कर दिया। इतनी गर्मी थी कि सीलिंग फैन भी राहत नहीं दे पा रहा था। प्रतीक ने सोचा, मैंने कितनी बार कहा है कि करण एक मिस्त्री को भेज दे, लेकिन उसे फुर्सत ही नहीं है। पूर्णिमा ने हर पैसे को अपनी तरह से बचाया था, ताकि बच्चों को किसी कमी का एहसास न हो। प्रतीक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बच्चों के व्यवहार ने उसे जीते जी मार डाला। पूर्णिमा ने सभी पर ध्यान देते देते अपने आप को लगभग भूल ही लिया था। जीवन भर का साथी भी था, मगर उसने प्रतीक की सेवानिवृत्ति तक नहीं देखी। बेटे और बहुओं की ख्वाहिशें भी अधूरी रह गई। केवल सरोज को ही उसने देखा, जो उसकी पसंद के विपरीत थी। आदित्य की पहली पसंद थी, क्योंकि सरोज कॉलेज में उसकी साथी थी। प्रतीक ने एक दिन कहा भी था कि पूर्णिमा, तुम्हारे खोजने से पहले आदित्य ने तुम्हारे लिए बहू तय कर दी थी। इस पर पूर्णिमा खुश होकर बोली, आप भी? कौन आजकल माँ अपने बेटे के लिए बहू की पसंद करती है और इंतजार करती है? उसकी इस सोच ने सच्चाई साबित की, क्योंकि सरोज वास्तव में समझदार बहू साबित हुई। हालांकि छोटी बहू सपना की वजह से प्रतीक गहरी सांस लेने लगा और फिर से आरती से बात करने के लिए लैंडलाइन नंबर डायल करने लगा। कुछ समय बाद आरती आई। फोन पर उसने कहा, हेलो प्रतीक। प्रतीक ने जवाब दिया, आरती, अकेलापन मुझे खा रहा है, सोचा तुमसे बात कर लूं। आरती ने पूछा, अकेलापन किस तरह का है? प्रतीक ने कहा, बस यही कि हम साथ रहे, इससे अकेलापन कम होगा। आरती ने कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो? यह उम्र का दौर है, जितना भागोगे उतना ही यह तुम्हें घेरे रहेगा। इससे अच्छा है तुम वक्त बिताने का कोई तरीका खोज लो। आरती ने फिर पूछा, क्या तुम्हारा मन हमेशा उड़ने को क्यों करता है? तुम कितनी अच्छी लेखिका थी, अब वह भी छोड़ दिया। प्रतीक ने जवाब दिया, जब जीना चाहती थी सब छीन लिया गया। अब बुढ़ापे में जीने का कोई मन नहीं है, मैं हर दिन मौत का इंतजार करती हूँ। ये कहकर आरती ने फोन काट दिया और कमरे में आकर सिर पर हाथ रखकर सोचने लगी। उसे समझ में आया कि उसने सबकी खुशी के लिए प्रतीक से विदा लिया था, लेकिन अब उसकी खुद की खुशी पर ध्यान नहीं था। आरती ने विशाल को अपना सब कुछ मान लिया। वह सुंदर थी, लेकिन उसका घमंड उसे छू भी नहीं सकता था। विशाल सरकारी कर्मचारी था और अक्सर आरती पर रोब झाड़ता रहता था। उस मासूम को नहीं पता था कि हर पल उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिससे उसने प्रतीक का साथ छोड़ दिया, वह साथ कभी बना ही नहीं था, क्योंकि साथ रहते हुए भी वह साथ नहीं बन पाया। दुल्हन के रूप में आरती ने विशाल का इंतजार किया। विशाल ने घूंघट के पीछे से आकर कहा, मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी प्राथमिकता मेरी फैमिली है।
इससे अधिक कोई महत्व नहीं रखता। आरती ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। विशाल ने कहा, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। विशाल के चेहरा देखकर आरती समझ गई कि यह बात विशाल को ठीक नहीं लगी। विशाल ने कहा, तुम्हें भी यही सब करना होगा। मेरी प्राथमिकता मेरी फैमिली है। तुम्हारी खूबसूरती या मेरे माता पिता की पसंद कुछ मायने नहीं रखती। आरती चुप रही। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। अगले दिन से आरती की गृहस्थी शुरू हो गई। उसने विशाल के लिए हर चीज को एक मंदिर की तरह सजाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मेहनत कभी सफल नहीं हुई। विशाल के चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए वह दिन रात मेहनत करती रही, लेकिन जब रात को विशाल गहराते तो आरती उसके चेहरे की कमी समझ जाती। हर सुबह उसने और अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन आज भी उसे उस दिन की याद है। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और विशाल के घर लौटने से पहले ही उसने खाना खा लिया था, दवा ले ली थी और सो गई थी। विशाल ने तब खाना नहीं खाया। आरती को यह समझाते हुए कहा कि दवा के प्रभाव से उसकी नींद आई थी। उसने स्पष्ट किया कि यह सोने की आदत नहीं थी, बल्कि दवा की वजह से आंख लग गई थी। विशाल ने आरती को सलाह दी कि वह आराम करे, क्योंकि हर 2 दिन में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। घर का काम तो नहीं होता, बस दिन रात डायरी में लिखती रहती हो। आरती ने कहा कि कभी कभी समय मिलते ही थोड़ा लिख लेती है। विशाल ने व्यंग्य से पूछा कि उसके परिवार में कोई शायर शायरी का काम करता है क्या? अगर नहीं तो आरती को क्यों लिखना है? आरती ने जवाब दिया कि लेखन में क्या बुराई है। विशाल ने कहा कि ये शौक घर से बाहर ही अच्छे लगते हैं, और फिर दरवाजे को जोर से धक्का देकर बाहर निकल गया। आरती के दिल का एक हिस्सा आज भी खाली सा लग रहा था। हर दिन उसका दिल धीरे धीरे जलता रहता था और आरती आत्मसंवेदनशील हो गई थी। उसके घूंघट की आड़ में छुपे हुए गम अब भी उसे महसूस होते थे। अगले दिन प्रतीक ने घर की सब्जी सप्लाई देते हुए सपना से कहा, सपना बहू, ये पैसे बचे हैं। सपना ने जवाब दिया कि पैसे कम है। प्रतीक ने कहा कि सब्जी मंडी में सब महंगा था, इसलिए मैंने 2 गुना दाम चुकाया। सपना कुछ कहने से पहले ही प्रतीक ने अपने कमरे में जाकर अलमारी से एटीएम कार्ड निकाला और बाहर निकल गया। कुछ समय बाद प्रतीक आरती के आश्रम में आया। आरती उसे देखकर खुशी से भर गई। प्रतीक ने कहा, चलो आरती। आरती ने पूछा, कहाँ? प्रतीक ने उत्तर दिया, मैंने बात कर ली है, तुम्हें बाहर ले जाने की अनुमति मिल गई है। आरती ने पूछा, कहाँ जाएंगे? प्रतीक ने कहा, कहीं भी। आरती ने कहा, ठीक है, पहले कुछ देर बैठो। प्रतीक ने पेड़ों की छांव में बैठकर प्रतीक्षा की। बाद में आरती ने टिफिन लाकर उसे दिया। प्रतीक ने अनुमान लगाया कि टिफिन में क्या हो सकता है, और जब देखा तो उसने दही बड़े को पहचान लिया। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भी तुम्हें याद है कैसे तुम इसे बड़े चाव से खाते थे? प्रतीक ने कहा, कैसे भूल सकता हूं? तुम जानती थी कि मुझे यह कितना पसंद है और अक्सर बनाकर लाती थी। प्रतीक ने दही बड़े खाए और कहा, बरसों बाद किसी ने इतने प्यार से बैठाकर खिलाया है। आरती ने पूछा, क्या हुआ? प्रतीक ने कहा, पूर्णिमा के जाने के बाद किसी ने इतनी ममता से नहीं खिलाया। आरती ने कहा, अच्छा बाबा, अब खाकर बताओ कैसे बने हैं। प्रतीक ने एक चम्मच से काटकर खाया और कहा, स्वाद वही है जो पहले हुआ करता था। फिर उसने एक चम्मच आरती की ओर बढ़ाया और कहा, तुम भी खाओ, क्योंकि तुमने अब तक भी नहीं खाया होगा। आरती ने जवाब दिया, तुम्हें ना देकर कैसे खा सकती हूँ? प्रतीक ने कहा, लो अब खाओ। आरती ने कहा, मैं बाद में खा लूंगी। प्रतीक ने कहा, पहले तो तुम मना नहीं करती थी। आरती की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, विशाल ने कभी अपने हाथों से एक निवाला भी नहीं खिलाया। आरती को चुप देखकर प्रतीक ने कहा, लो आरती, मेरे हाथों से दही बड़े खाओ। आरती अपने चारों ओर देख रही थी, शायद यह सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे। प्रतीक ने कहा, अब भी वही हाल है, सब वैसा ही है और हम दोनों भी वैसे ही हैं। आरती ने जवाब दिया, तुम समझते क्यों नहीं हो? प्रतीक ने उत्तर दिया, मैं समझना चाहता हूँ। तुम बताओ, तुम खाओगी या नहीं, वरना मैं भी चुप रहूंगा। आरती ने कहा, अब जिद मत करो, कम से कम तुम अपनी जिद तो कम नहीं कर सकते, तुम पहले जैसे ही गुस्सा दिखाते हो। प्रतीक ने कहा, अब यह सब खत्म हो जाएगा।
फिर उसने अपने हाथों से दही बड़े आरती को खिलाए। ये देखकर आरती की आंखें भर आईं। प्रतीक ने उसकी आंखों में आंसू देखे और समझ गया कि पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई है। आरती ने कहा, यह सब पुराने दिनों की बातें हैं? प्रतीक ने पूछा, क्या तुम अपने पति के पास खुश नहीं थी? आरती ने उत्तर दिया, हाँ, बहुत खुश थी। प्रतीक ने कहा, फिर तुम्हारी आंखें झूठी गवाही क्यों दे रही है? आरती ने कहा, कभी कभी आंखें भी धोखा देती हैं। प्रतीक ने कहा, मैं हमेशा चाहता था कि तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। आरती ने जवाब दिया, मैं बहुत खुश थी प्रतीक ने कहा, इतनी खुश थी कि तुम्हारी आंखें भी अब वो खुशी दिखा नहीं पा रही है। आरती ने कहा, ऐसा नहीं है प्रतीक, जो था वही मेरी दुनिया थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। फिर प्रतीक ने कहा, खैर छोड़ो इन बातों को। और दही बड़े खाते हुए उसने आरती को भी खिलाया। दही बड़े खाने के बाद प्रतीक ने अपने बैग से एक पैकेट निकाला और आरती की ओर बढ़ाया। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है। आरती ने पूछा, पैकेट में क्या है? प्रतीक ने जवाब दिया, इसमें तुम्हारे लिए एक मोबाइल फोन है। आरती ने पूछा, क्यों? प्रतीक ने कहा, ताकि हम बात कर सके। घर से बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मैं घर में बैठकर तुम्हारे साथ बातचीत कर सकता हूँ, और इसमें तुम्हारा नंबर भी है। प्रतीक ने अपने फोन से कॉल करके आरती को अपना नंबर दिया और कहा, जब चाहो कॉल कर सकती हो। आरती ने मोबाइल हाथ में लिया और प्रतीक ने कहा, अब तुम्हें या मुझे कॉल करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। फिर प्रतीक ने कहा, चलो अब कहीं चलते हैं। आरती ने पूछा, कहाँ? प्रतीक ने कहा, रास्ते पर बताऊंगा। आदित्य ने प्रतीक की बात मानते हुए उठकर चलने लगी। प्रतीक ने इशारा किया कि मोबाइल को रखो और आरती भीतर जाकर एक बैग लाती है, जिसमें मोबाइल रखकर प्रतीक के साथ निकल पड़ती है। प्रतीक ने ऑटो रिक्शा बुलाया और दोनों निकल पड़े। वे बच्चों की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हुए घूमने लगे। रास्ते में एक दूसरे का हाथ पकड़े, ठोकर से बचाते हुए और मुस्कुराते हुए, जैसे कई वर्षों बाद एक दूसरे को देख रहे हों। वे एक पार्क में पहुंचे, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। आरती को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, इसलिए प्रतीक ने आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खरीदी। जब उसने आइसक्रीम आरती को दी तो वह चारों ओर देखती हुई उसे मना करने लगी। प्रतीक ने पूछा, तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना? आरती ने जवाब दिया, पहले पसंद थी, अब नहीं। प्रतीक ने कहा, जानना चाहता हूं कि अब तुम्हें क्यों पसंद नहीं? आरती ने कहा, प्रतीक, क्या तुम इस उम्र में भी जिद कर रहे हो? प्रतीक ने कहा, अब उम्र की बंदिशें हम दोनों के बीच की दीवारों को पार नहीं करने दूंगा। आरती, जो तुम्हें पसंद है वही करो, बाकी सब बातें बीती, अब बस वही करो जो तुम्हारे दिल को भाए। ये कहकर प्रतीक ने आइसक्रीम खरीदी। आरती भले ही आसपास के लोगों को देख शर्माती रही, लेकिन प्रतीक की हिम्मत ने उसे भी साहस प्रदान किया। प्रतीक आइसक्रीम खाते हुए चश्मे के पीछे से आरती को देखता, जैसे वह अब भी जवानी की यादों में खोई हो। उसका मुस्कान भी आरती को पुरानी यादों की छाव में ले जाता था। पार्क में कई बच्चे खेल रहे थे। प्रतीक ने भी एक युवा की तरह खेलने का मन बना लिया और खेलते हुए चश्मे को नाक पर चढ़ाकर आड़ी तिरछी नजरों से आरती को निहारता रहा। आरती उसकी इन निगाहों को देखकर शर्म से लाल हो गई। खेल के बाद प्रतीक ने आकर आरती के पास बैठते हुए कहा, तुम शायद अपनी उम्र भूल रही हो। आरती ने जवाब दिया, तुम भी अपनी उम्र भूलने लगे हो। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, क्या करूं, आज फिर दिल से जवान होना चाहता हूं। उस समय प्रतीक का चश्मा और आस्तीन का झलका ऐसा था जैसे वह 60 साल का न होकर आज भी युवा हो। एक बच्चा आया और बोला, दादाजी, ये गजरा ले लो, दादी जी को अच्छा लगेगा। आरती और प्रतीक ने एक दूसरे को देखा। प्रतीक मुस्कुराते हुए गजरा खरीदने लगा और आरती ने मना नहीं किया। बच्चा जाने के बाद प्रतीक ने कहा, लो दादी जी, ये गजरा तुम्हारे लिए है। आरती ने हंसते हुए कहा, सभी हमें देख रहे हैं। प्रतीक ने कहा, अब जब तुम दादी जी बन ही गई हो तो मैं ही तुम्हें यह गजरा लगा देता हूँ। ये कहकर प्रतीक ने अपने चुलबुले अंदाज में आरती को गजरा पहनाया। आरती को यह अच्छा लगने लगा और उसकी आंखों में शर्म और खुशी के मिश्रण से आंसू आ गए। प्रतीक ने पूछा, क्या हुआ आरती, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? आरती ने कहा,
खुशी के आंसू हैं। प्रतीक ने कहा, झूठ क्यों बोलती हो? आरती ने जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरी आंखों में कुछ खोज रहे थे। प्रतीक ने कहा, हमारा प्यार सच्चा था, शायद इसलिए हम फिर से मिले हैं। अब हम एक दूसरे के लिए ही जिएंगे। आरती ने पूछा, बच्चे क्या कहेंगे? प्रतीक ने कहा, कौन बच्चे? तुम्हारा एकलौता बेटा तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, जबकि मेरे 2 बेटे मुझे महीने में एक बार ही मिलते हैं। तुम उनकी फिक्र कर रही हो? आरती ने बात बदलते हुए कहा, क्या तुम सिर्फ बातें करोगे या कुछ खिलाओगे भी? प्रतीक हंसते हुए उठ खड़ा हुआ और कहा, चलो खाना खाते हैं। दोनों ने धीरे धीरे रेस्टोरेंट की ओर कदम बढ़ाए और खाना ऑर्डर किया। दोपहर के 3 बज चुके थे। प्रतीक वृद्धाश्रम से वापस आया था और सपना को घर में आते देखकर वह अपने कमरे में चला गया। सपना को प्रतीक की इस हरकत से गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने न तो भोजन के बारे में पूछा और न ही देर से आने का कारण बताया। अगले दिन प्रतीक ने ठीक समय पर आरती को बाहर चलने के लिए कहा। आज आरती ने तुरंत तैयार होकर प्रतीक की बात मान ली। दोनों खामोशी से एक सुंदर जगह पर गए और वहां बैठ गए। कुछ देर बाद प्रतीक ने ढेर सारी सेल्फी ली और आरती की फोटो खींची, जिसे देखकर आरती को शर्म आ गई। आरती ने चौंकते हुए कहा, प्रतीक, क्या तुम पागल हो गए हो? प्रतीक ने कहा, तुम्हारा नाम इस माहौल में कितना मनोहर लग रहा है, क्या तुम देख नहीं रही हो? फिर उसने प्रस्तावित किया, आरती, आज मेरे लिए एक शायरी पढ़ो। आरती ने जवाब दिया, मैंने शायरी छोड़ दी है। पहले जब तुम मेरे साथ थे तब मेरे हर शब्द में तुम थे। जब तुम दूर हो गए तो शायरी किसके लिए लिखूं? हाँ, कभी कभी यादें दर्द की तरह उभरती थी, लेकिन विशाल को यह दर्द भी नहीं छू सका। प्रतीक ने सवाल किया, हर बार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम खुश नहीं थी? आरती ने उत्तर दिया, मैं खुश थी। प्रतीक ने कहा, ये मान लेना आसान नहीं है। इस प्रकार आरती और प्रतीक घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताते और फिर बाहर जाकर भोजन करते। रात को वे फोन पर पुराने और वर्तमान विषयों पर चर्चा करते। ये रोजमर्रा का नियम बन गया कि प्रतीक आरती को लेने आता और दोनों घंटों साथ रहते। फिर सही समय पर आरती को घर छोड़कर चला जाता। वृद्धाश्रम में भी इस पर कानाफूसी होने लगी थी और लोगों को ये असामान्य लगने लगा था। 1 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। इस बीच सपना ने प्रतीक की चाल चलन से अवगत हो रही थी। एक दिन प्रतीक ने अचानक आरती से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सवाल आरती के लिए अप्रत्याशित था और उसने उसे असमंजस में डाल दिया। प्रतीक की चुप्पी देख प्रतीक ने कहा, आरती, कुछ कहो ना, चुप क्यों हो? आरती ने कहा, मैं क्या कहूँ इस उम्र में? प्रतीक ने आरती का हाथ पकड़ते हुए कहा, आरती, मैं पागल था कल भी और आज भी नहीं बदला। जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं पागल बनता रहा। तुमने मेरे प्यार को छोड़कर अपने माता पिता के भरोसे को चुना। मैं चुप रहा क्योंकि तुम्हारा छोड़ना एक स्वाभाविक निर्णय था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आरती ने चिंता जताई, प्रतीक, तुम्हारे बेटे और बहू क्या कहेंगे? मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? प्रतीक ने कहा, तुम किस दृष्टिकोण की बात कर रही हो? तुम्हारे बेटे और बहू ने तुम्हें यहाँ भेजकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर लिया है। उन्हें यह सोचना चाहिए कि वे तुम्हें यहाँ पहुंचाकर अब कैसे तुम्हारी आंखों में देखेंगे। और मेरे बेटे बहू की बात है तो मैंने अपना निर्णय सुना दिया है। आरती की चुप्पी देखकर प्रतीक ने कहा, समय बर्बाद मत करो, कहीं देर ना हो जाए। फिर प्रतीक चला गया। 2 दिन बाद भी प्रतीक का कोई जवाब नहीं आया और न ही वह मिलने आया। आरती ने उसे फोन किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नाराजगी के चलते उसने 2 दिन तक प्रतीक को फोन नहीं किया। जब नाराजगी खत्म हुई तो उसने फिर से फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हिम्मत जुटाकर आरती प्रतीक के घर की ओर रवाना हुई। दरवाजा खटखटाने पर एक सुंदर महिला ने दरवाजा खोला। आरती ने अनुमान लगाया कि यही प्रतीक के छोटे बेटे की पत्नी है। सपना ने आरती को अंदर बुलाया और कहा, पापा जी यहाँ नहीं है। आरती ने पूछा, तो वे कहाँ है? सपना ने बताया, वे अपने बड़े बेटे के पास गए हैं। आरती ने पूछा, उनका फोन क्यों नहीं लग रहा? सपना ने जवाब दिया, उनका फोन टूट चुका है। आरती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, फोन कैसे टूटा? सपना ने कहा, उनके बुरे व्यवहार के कारण उनके बेटे ने फोन तोड़ दिया
और उन्हें यहाँ से भेज दिया। आरती ने कहा, क्या तुम घिनौनी हरकत की बात कर रही हो? ये सब तुम्हारे लिए भी शोभा नहीं देता। सपना ने कहा, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है? तुम और प्रतीक आज के नहीं, तुम दोनों एक लंबे समय से जानते हो। आरती ने गुस्से में कहा, तुमने उस प्रतीक को मार डाला जिसे मैं जानती थी। आज वह खुश है और तुम्हें यह सब सहन नहीं हो रहा। मुझे प्रतीक का नंबर दो, मुझे उससे बात करनी है। सपना ने कहा, आप इस तरह हम पर आरोप नहीं लगा सकते। आरती ने जवाब दिया, मैं आरोप नहीं लगा रही, जीवन का पाठ सिखा रही हूँ। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। आरती ने उग्र स्वर में कहा, मुझे उसका नंबर दो। सपना ने बड़े बहू का नंबर प्रदान कर दिया और कहा, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। नंबर लेकर आरती घर से बाहर निकलने लगी। तभी सपना ने सलाह दी, सरोज दीदी को फोन करना अच्छा रहेगा। आरती ने पलटकर कहा, मुझे पता है। सपना ने चकित होकर पूछा, क्या आप उन्हें जानती हैं? आरती ने उत्तर दिया, मैं कभी मिली नहीं, लेकिन प्रतीक की बातों से सब कुछ समझने लगी हूं। सपना ने कहा, सरोज दीदी चाहती है कि आप दोनों एक हो जाए। आरती ने पूछा, और तुम? सपना ने जवाब दिया, पहले मैं नहीं चाहती थी, लेकिन अब आपसे मिलने के बाद मैं यही चाहती हूँ कि आप एक हो जाएं। आरती ने सुनकर बाहर निकलकर आश्रम की ओर रुख किया और प्रतीक की बड़ी बहू सरोज को फोन किया। फोन उठाने वाली ने कहा, सरोज? फिर उसने कहा, प्रतीक को फोन दो। सरोज खुशी से बोली, आखिरकार आपका फोन आ ही गया। आरती ने कहा, सरोज प्रतीक से बात करवाओ। सरोज ने कहा, देती हूँ, अभी देती हूँ, और फोन लेकर सरोज प्रतीक के पास गई। उसने कहा, पापा जी, आरती आंटी फोन पर है। प्रतीक ने फोन उठाया और आरती ने गुस्से में कहा, तुम जा रहे हो और मुझे बताया तक नहीं? क्या तुम्हें कोई जरूरी बात नहीं लगी? प्रतीक ने जवाब दिया, अगर मैं रहता या नहीं रहता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब भी दुनिया की जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। आरती ने कहा, तुम सब कुछ समझते हो, लेकिन यह नहीं समझते कि मैं क्या चाहती हूं। उसने प्रतीक से कहा, लौट आओ, हम किसी बाहरी सहारे के मोहताज नहीं रहेंगे, हम अपने बनाए घर में साथ बिताएंगे। आरती ने भी कहा, प्रतीक, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हम ऐसा घर बनाएंगे जहां मेहमान आएंगे और हम खुद मेहमानों की तरह किसी और के घर में नहीं रहेंगे। उम्र भर घर समझकर मेहमान बनकर रहना मुझे स्वीकार नहीं है। प्रतीक ने कहा, आरती, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितना खुशी दी है। आरती ने कहा, मैं कल आ रही हूं, और फोन रख दिया। आज आरती ने साहस जुटाया। कल से दोनों के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। न तो प्रतीक की आंखों में नींद थी, न ही आरती की। खुशी की यह अद्भुत स्थिति कभी कभी जीवन के हर्ष को छीन लेती है। सुबह हो चुकी थी और आरती बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। दिन ढल गया, रात आई, लेकिन प्रतीक नहीं आया। रात को सरोज के फोन पर आरती ने पूछा, प्रतीक आज क्यों नहीं आया? सरोज ने उत्तर दिया, आपके आते ही बहुत देर हो चुकी है। पापा जी हमें छोड़कर चले गए। आरती के हाथ से फोन गिर गया और टूट गया। उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा। उसने जिन सपनों को सजाया था वे सब चूर चूर हो गए। आरती ने प्रतीक को छोड़ दिया था और आज सबने दूरियां बना ली थी। वह सोनिया के साथ पानी लेकर अपने पौधों के पास लौटी। एक खामोशी की बस्ती थी जिसमें कभी उसकी खुद की भी छांव थी। हकीकत की नगरी ने फिर से उसे रुला दिया। तेरे जाने के गम में हम डूब गए। गमों की बस्ती में तू ही एक सहारा था। आज तेरा ही वसारा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठाकुर दिग्विजय सिंह का पूरे गांव में गहरा प्रभाव और असाधारण सम्मान था। वह अपने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। ठाकुर दिग्विजय सिंह के परिवार में उनके छोटे भाई रणविजय सिंह, जो अब तक अविवाहित थे, और उनकी पत्नी मैना देवी और उनका एकमात्र पुत्र वीर प्रताप सिंह थे। ठाकुर दिग्विजय सिंह और रणविजय दोनों ही जीवन का भरपूर आनंद लेने वाले लोग थे और गांव के बाहर उनकी कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। उनका बेटा वीर प्रताप सिंह अपने पिता और चाचा से भी अधिक रंगीन मिजाज का था। यदि किसी महिला पर उसकी नजर पड़ती तो वह किसी भी हालत में उसे हासिल करके ही रहता था।
गांव के सभी लोग इस बात से परिचित थे, लेकिन उनके भय के कारण कोई भी उनके सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ठाकुर दिग्विजय सिंह की पत्नी मैना देवी इन सभी कृत्यों से भली भांति परिचित थी, लेकिन वह मजबूरी में चुप रह जाती थी। मैना देवी एक सीधी सादी घरेलू महिला थी और अपने पति और देवर के डर के कारण कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। हालांकि वह अपने बेटे को सुधारने की कोशिश जरूर करती, लेकिन वीर प्रताप उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। परिवार में सभी उसे प्यार से वीर कहकर बुलाते थे। वीर का सबसे अच्छा मित्र नरेश था, जो उनके पिता के मुनीम जगजीवन राम का बेटा था। नरेश और वीर एक साथ खेलते और पढ़ाई करते बड़े हुए थे। नरेश भी वीर की तरह मस्तमौला था और इसलिए दोनों में गहरी मित्रता थी। गांव की पंचायत में ठाकुर दिग्विजय सिंह का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था चौधरी सुमेर सिंह। सुमेर सिंह भी दिग्विजय सिंह की तरह अपने क्षेत्र में प्रभावशाली थे। दोनों के बीच एक पुरानी खानदानी दुश्मनी थी और वे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। यह दुश्मनी पंचायत चुनाव के समय और भी भयंकर हो जाती थी, जहां दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते थे। इस टकराव में गांव वाले अक्सर बलि का बकरा बन जाते थे, क्योंकि जिस पक्ष का सरपंच चुना जाता वह दूसरे पक्ष के लोगों को परेशान करने से नहीं चूकता था। यदि किसी पक्ष का सरपंच चुना जाता तो वह दूसरे पक्ष के लोगों पर हर संभव दबाव डालता था। एक बार वीर शहर से अपने गांव की ओर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक लड़की ने हाथ के संकेत से उसकी गाड़ी रुकवाने की कोशिश की। जैसे ही वीर ने गाड़ी उसके पास रोकी, वह उसे देखता ही रह गया। वह लड़की ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वर्ग से कोई दिव्य अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसकी सुंदरता ने वीर को मंत्रमुग्ध कर दिया और वह एक क्षण के लिए अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। तभी उस लड़की की मधुर आवाज ने वीर को उसकी सोच से बाहर निकाला। उसने कहा, क्या आप मुझे स्कूल के सामने छोड़ देंगे? जो मैं वहीं रहती हूँ। कुछ काम से गांव से शहर आई थी और अब लौटने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है। रात भी होने वाली है और मेरे पास वापस जाने का कोई और विकल्प नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वीर ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ हाँ बिल्कुल, आओ बैठो। और यह कहते हुए उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। पूरे रास्ते भर वीर उस लड़की की ओर देखता रहा। वह उसकी ओर आकर्षित हो चुका था और उससे बातचीत करने लगा। वीर ने पूछा, क्या तुम यहाँ अकेले रहती हो? लड़की ने उत्तर दिया, हाँ मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। दरअसल मेरी नियुक्ति अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ के सरकारी स्कूल में हुई है। मैं किराए के एक छोटे से कमरे में रहती हूँ और यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। वीर उसकी बातें सुनता रहा, उसकी बातों में खोया हुआ, जैसे उसकी दुनिया अब इसी लड़की के इर्द गिर्द घूम रही हो। तब वीर ने कहा, क्या आपको वहाँ कोई असुविधा तो नहीं है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सब ठीक है। वीर ने फिर कहा, अगर आपको किसी प्रकार की कठिनाई हो तो कृपया मुझे अवश्य बताना। यह सुनकर लड़की ने थोड़ी हैरानी से वीर की तरफ देखा। वीर ने खुद को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब यह था कि आप यहाँ नई है और किसी को ठीक से जानती भी नहीं है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर मैं किसी भी तरह आपकी सहायता कर सकूं तो मुझे बेहद खुशी होगी। मैं गांव के सरपंच ठाकुर दिग्विजय सिंह का बेटा हूँ। लोग मुझे प्यार से वीर कहते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम रूप है, लेकिन सभी मुझे प्यार से रूपा बुलाते हैं। वीर ने हंसते हुए कहा, आपका नाम भी उतना ही सुंदर है जितनी आप खुद हैं। रूपा ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, रुको रुको, स्कूल आ गया, मुझे यहीं उतरना है। वीर ने तुरंत गाड़ी रोकी और रूपा को उतरने दिया। जब रूपा गाड़ी से उतरी तो वह मुस्कुराते हुए बोली, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब तो हम इसी गांव में रहते हैं, मुलाकात होती रहेगी। वीर ने उत्तर दिया, मुझे भी आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई, फिर मिलेंगे, अब चलता हूँ। ये कहते हुए वीर वहां से चला गया। रूपा से मुलाकात के बाद वीर पूरी तरह उसके सौंदर्य के नशे में डूब चुका था। अब हर वक्त, चाहे वह उठता, बैठता, सोता या जागता हो, उसके मन मस्तिष्क में केवल रूपा की ही तस्वीर घूम रही थी। रूपा हमेशा से सबकी निगाहों का केंद्र होती थी। उसकी मनहस्त स्थिति देखकर उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा तबीयत तो सही है ना? इस पर वीर ने धीरे से जवाब दिया, हाँ माँ,
अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी माँ फिर भी चिंतित रही और बोली, तो फिर क्या बात है जो तुम आज इतने खोए खोए से लग रहे हो? ये सुनकर वीर ने धीरे से कहा, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा था। उसकी माँ ने तत्परता से कहा, आओ मैं दबा देती हूँ। मगर वीर ने जल्दी से कहा, नहीं माँ, मैंने सिर दर्द की गोली ले ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया और सारी रात रूपा के बारे में ही सोचता रहा। वह सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वह जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल पहुंच गया। वह रूपा को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रूपा आज हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने थी और बेहद आकर्षक लग रही थी। वीर को देखकर रूपा मुस्कुराते हुए बोली, अरे वीर प्रताप सिंह जी, आप यहाँ? वीर ने उत्तर दिया, हाँ, बस यूं ही मिलने का मन हुआ, इसलिए चला आया। वैसे मुझे वीर प्रताप सिंह कहने की बजाय सिर्फ वीर कहना बेहतर लगेगा। ये सुनकर रूपा हंसते हुए बोली, लेकिन यह तो तुम्हारे घर वाले भी कहते हैं, है ना? वीर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, लेकिन तुम मुझे सिर्फ वीर कह सकती हो। रूपा ने शरारत भरे अंदाज में कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। वीर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? रूपा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। यह सुनकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह बोला, हाँ, क्यों नहीं, आज से हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम अपनी हर समस्या मुझसे साझा कर सकती हो। यह सुनकर रूपा बोली, आप जैसा दोस्त पाकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब रूपा और वीर गहरे मित्र बन चुके थे। वे अपना खाली वक्त एक दूसरे के साथ बातें करने और घूमने फिरने में बिताने लगे। उनके साथ साथ नरेश भी रूपा से काफी घुल मिल गया और वह भी रूपा का अच्छा दोस्त बन गया था। एक दिन वीर ने हिम्मत जुटाकर रूपा से अपने प्रेम का इजहार किया और शादी का प्रस्ताव रखा। इस पर रूपा कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, वीर, हमारी शादी संभव नहीं है। वीर ने हैरानी से पूछा, क्यों? रूपा ने उदासी भरी आवाज में कहा, वीर, तुम एक रईस खानदान से हो, जबकि मैं अनाथ और बेहद गरीब हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझसे विवाह करने पर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शर्मिंदगी और अपमान का सामना करना पड़ेगा। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे और तुमसे तमाम सवाल पूछेंगे। तुम्हें मुझसे कहीं बेहतर और प्रतिष्ठित घराने की लड़की मिल सकती है। रूपा ने उदासी से कहा। यह सुनकर वीर ने दृढ़ता से कहा, रूपा, मैं केवल तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे ही विवाह करूंगा। मुझे इन दुनियावी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वीर वहां से चला गया और अपने माता पिता से जाकर सारी बात बताई। पहले तो यह सुनकर दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह बहुत नाराज हुए। वे बोले, तो उस मास्टरनी के साथ जैसा चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन उसे हम अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकते। पर वीर अडिग था। उसने साफ कह दिया, मैं शादी करूंगा तो केवल रूपा से, क्योंकि मैं उसी से प्रेम करता हूं। वीर की मां मैना देवी ने अपने पति और रणविजय को समझाया, जिसके बाद वे अनिच्छा से मान गए। वीर यह सुनकर बेहद खुश हुआ और अपने कमरे में चला गया। लेकिन दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह के मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। वे रूपा जैसी अनाथ लड़की से वीर की शादी करवाकर जनता की सहानुभूति हासिल करना चाहते थे, जिससे वे सरपंच के चुनाव में जीत हासिल कर सके। उनकी योजना यह थी कि चुनाव से पहले वीर और रूपा की शादी करवा दी जाए, जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर जाए और वे वोट हासिल कर सके। उसके बाद वे किसी दुर्घटना का बहाना बनाकर रूपा को खत्म कर देंगे और कुछ समय बाद किसी प्रतिष्ठित घराने की लड़की से वीर का विवाह कर देंगे। रूपा इस साजिश से अनजान थी और वीर से विवाह की बात सुनकर खुशी से फूली नहीं समाई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मनोकामना पूरी हो गई हो। वह दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह के खतरनाक इरादों से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। अगले दिन वीर रूपा को अपने परिवार से मिलाने के लिए घर लाया। रूपा को देखकर वीर की मां का दिल खुशी से भर गया। वह लगातार रूपा को देखती रही और उसकी सुंदरता की बलैया लेती रही। रूपा की सुंदरता ने दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह को भी स्तब्ध कर दिया। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रूपा स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। वीर के परिवार से मिलने के बाद रूपा को भीतर से एक अनकही खुशी का अनुभव हुआ।
विशेषकर जब वह वीर की मां मैना से मिली तो उसके दिल में मां की कमी का एहसास उमड़ आया। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। मैना ने तुरंत उसे देखा और स्नेह भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटी, तू क्यों रो रही है? रूपा ने रुंधे गले से कहा, आंटी जी, आपको देखकर आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ गई। मैना ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, आज से खुद को अनाथ मत समझना। मैं तेरी माँ हूँ और अब से मुझे आंटी नहीं माँ कहा कर। यह सुनकर रूपा ने खुद को रोक नहीं पाई और मैना के गले लग गई। इस दृश्य ने एक गहरी भावुकता का संचार कर दिया। अगले ही दिन ठाकुर दिग्विजय सिंह ने पूरे गांव के सामने अपने बेटे वीर और रूपा की शादी की घोषणा कर दी। ये सुनते ही गांव के लोग हैरत में पड़ गए। इतने प्रतिष्ठित परिवार का इकलौता बेटा एक अनाथ और गरीब लड़की से विवाह करेगा, ये बात सभी के लिए अप्रत्याशित थी। ठाकुर साहब के इस कदम की चर्चा हर तरफ थी। लोग उनकी दरिया दिली की प्रशंसा कर रहे थे। हालांकि जब यह खबर चौधरी सुमेर सिंह तक पहुंची तो उसके मन में गुस्से की लहर दौड़ गई। वह जानता था कि यह ठाकुर दिग्विजय सिंह की कोई नई चाल थी, चुनाव जीतने की। चौधरी सुमेर सिंह ने ठान लिया था कि वह इस चाल को सफल नहीं होने देगा। 2 दिन बाद वीर और रूपा की सगाई का मुहूर्त तय किया गया। पूरे गांव को आमंत्रण भेजा गया, जो एक असाधारण घटना थी, क्योंकि पहले कभी ठाकुर साहब या चौधरी सुमेर सिंह ने गांव वालों को इस तरह के आयोजनों में शामिल नहीं किया था। यहाँ तक कि सगाई के निमंत्रण में चौधरी सुमेर सिंह को भी बुलाया गया, जिसे पाकर वह दुविधा में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि ठाकुर दिग्विजय सिंह उसे नीचा दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। फिर भी सामाजिक बदनामी से बचने के लिए उसे इस आयोजन में जाना ही पड़ा। सगाई के दिन ठाकुर के घर पर चहल पहल का माहौल था। हर ओर सजावट की गई थी। मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। मैना अपने बेटे की सगाई को लेकर फूली नहीं समा रही थी, हर कार्य में भाग ले रही थी। उसी समय चौधरी सुमेर सिंह अपने बेटे अमर सिंह के साथ सगाई में पहुंच गए। सगाई के भव्य आयोजन में ठाकुर दिग्विजय सिंह ने खास मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए थे। मनोरंजन के लिए उन्होंने एक सपेरों के कबीले से नचनिया बुलवाई थी। गांव के पास ही एक कबीला बसता था, जहां सपेरे नाग पकड़ने, उनका विष निकालने और बेचने का काम करते थे। वहीं उनकी महिलाएं गांव के उत्सवों में नाच गाकर रोजी कमाती थी। गांव वाले उन्हें नचनिया कहकर बुलाते और इनके कबीले को नचनिया ओखा का कबीला के नाम से जाना जाता था। ये महिलाएं अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती, लेकिन गांव के बड़े लोग इनका अक्सर दुरुपयोग करते। वे नाच के बहाने इनसे छेड़छाड़ और शोषण करने से बाज नहीं आते। इस कबीले की एक प्रसिद्ध नचनिया थी बिजली, जो अपने नशीले नृत्य और आकर्षक अदाओं के लिए मशहूर थी। उसके नाचने की कला ने पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर रखा था और लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते थे। इस बार भी ठाकुर दिग्विजय सिंह ने बिजली को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। पंचायत के सभी लोग लजीज खाने और नचनियों के डांस का भरपूर आनंद ले रहे थे। गांव के लोग ठाकुर साहब की दरिया दिली और उनकी व्यवस्था की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। ठाकुर साहब यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य भी यही था, अपने बड़प्पन को साबित करना। चौधरी सुमेर सिंह यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह सब ठाकुर दिग्विजय सिंह की चाल का हिस्सा था। रूपा और वीर की सगाई विधिपूर्वक संपन्न हो गई थी और शादी की तारीख सगाई के 2 महीने बाद, चुनाव से ठीक 10 दिन पहले तय की गई थी। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने गांव वालों के सामने चौधरी सुमेर सिंह के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया और सार्वजनिक रूप से उसे गले भी लगाया। सभी गांव वाले ठाकुर साहब के इस शिष्टाचार की तारीफ कर रहे थे, लेकिन चौधरी सुमेर सिंह समझ रहे थे कि यह भी एक चाल है। सगाई की रस्म पूरी होने और मेहमानों के खाने पीने की व्यवस्था के बाद चौधरी सुमेर सिंह अपने बेटे अमर सिंह के साथ घर लौट आए। वह बेहद नाराज थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दिग्विजय सिंह ने सबके सामने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी थी। वह सोच रहे थे, मैं दिग्विजय सिंह से इस अपमान का बदला जरूर लूंगा और उसकी चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। सगाई के 2 दिन बाद ही
चौधरी सुमेर सिंह के पोते का जन्मदिन था, जिसे उन्होंने एक भव्य भोज के रूप में मनाने का निर्णय लिया। गांव के सभी लोग उनके आमंत्रण पर वहां इकट्ठे हुए, जिसमें ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनका परिवार भी शामिल था। ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनके भाई रणविजय सिंह ये जानते हुए मुस्कुरा रहे थे कि चौधरी सुमेर सिंह ने ये सब केवल इसलिए किया था ताकि वह खुद को गांव वालों के सामने ऊंचा दिखा सके। चौधरी सुमेर सिंह ने भी मनोरंजन के लिए वही नचनिया बुलवाई जिसमें बिजली का नृत्य मुख्य आकर्षण था। उन्होंने गांव के हर व्यक्ति को गले लगाया और दिखावे के तौर पर गरीबों की मदद करने का आश्वासन दिया। यह सब कुछ दिखावा था, क्योंकि उनका असली उद्देश्य केवल दिग्विजय सिंह से बेहतर दिखना था। दिग्विजय सिंह अपने परिवार और भाई रणविजय सिंह के साथ इस आयोजन में शरीक हुए, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लौटते समय उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और एक पहाड़ी से टकराकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में रणविजय सिंह की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दिग्विजय सिंह एक पेड़ से लटककर गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उन्हें बचाने के लिए डॉक्टरों को उनका एक हाथ और एक पैर काटना पड़ा। जांच के दौरान ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनके बेटे वीर ने पुलिस को बताया कि यह हादसा एक साजिश थी और उन्होंने आरोप लगाया कि चौधरी सुमेर सिंह ने गाड़ी के ब्रेक फेल करवाकर उनकी जान लेने की कोशिश की थी। इस आरोप के आधार पर पुलिस ने सुमेर सिंह को हिरासत में लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन चौधरी सुमेर सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुद नहीं मालूम कि गाड़ी के ब्रेक कैसे फेल हुए। पूरी स्थिति चौधरी सुमेर सिंह के लिए भी उतनी ही हैरान करने वाली थी। ठोस सबूतों की कमी के कारण पुलिस ने चौधरी सुमेर सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया। कुछ समय बाद ठाकुर दिग्विजय सिंह को भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब वो बैसाखियों के सहारे चलने में सक्षम हो चुके थे, लेकिन उनका रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित था। उनके दैनिक कार्य जैसे नहाना, धोना और खाना सब उनकी पत्नी द्वारा करवाए जाते थे, क्योंकि उनका जो एक सही सलामत हाथ बचा था वह भी उल्टा था, जिससे वह किसी भी काम को आसानी से नहीं कर पाते थे। रणविजय सिंह की मौत ने ठाकुर दिग्विजय सिंह को भीतर से पूरी तरह तोड़ दिया था। इस हादसे के बाद उन्होंने रूपा और वीर की शादी की तारीख भी टाल दी। इस दुखद घटना के बाद गांव वालों की पूरी सहानुभूति ठाकुर दिग्विजय सिंह के साथ थी। लोगों को मन ही मन यह शक भी था कि इस दुर्घटना के पीछे कहीं न कहीं चौधरी सुमेर सिंह का हाथ हो सकता है। घटना को बीते हुए 2 महीने हो गए थे और सरपंच चुनाव का दिन आ गया था। पूरे गांव ने एकजुट होकर अपना मत ठाकुर दिग्विजय सिंह को दिया और वह भारी मतों से विजयी हुए। हालांकि इस जीत की उन्हें जरा भी खुशी नहीं थी। जिस जीत का जश्न वह पहले धूमधाम से मनाते, आज उसी जीत ने उन्हें निहसंग कर दिया था, क्योंकि उनका छोटा भाई रणविजय सिंह अब उनके साथ नहीं था। चुनाव के 2 दिन बाद ही एक सुबह जब गांव का एक व्यक्ति खेतों में गया तो उसने नरेश की लाश देखी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। नरेश के पिता जगजीवन राम, वीर और अन्य गांव वाले तुरंत वहां पहुंचे। नरेश की लाश गांव के एक खेत में पड़ी थी। उसके सिर पर एक बड़ा पत्थर मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। उसके शरीर पर खून के निशान थे और यह दृश्य सभी के लिए बेहद दर्दनाक था। नरेश के पिता अपने बेटे की लाश से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। नरेश ही उनका अंतिम सहारा था, खासकर उनकी पत्नी की मौत के बाद। गांव के लोग स्तब्ध थे और यह सोच रहे थे कि नरेश आखिर रात में खेत में क्या करने आया होगा। उसकी हत्या ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। बहुत से लोग यह मान रहे थे कि नरेश की मौत के पीछे भी चौधरी सुमेर सिंह का हाथ हो सकता है। शायद चुनाव में हार का गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने नरेश की हत्या करवा दी हो। किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में पुलिस नरेश की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने पहुंच गई। शक के आधार पर पुलिस ने चौधरी सुमेर सिंह और उसके बेटे अमर सिंह को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। हालांकि इस बार भी पुलिस के हाथ उनके खिलाफ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। बाप बेटे दोनों ने नरेश की हत्या से साफ इनकार कर दिया। चौधरी सुमेर सिंह ने गुस्से में कहा,
तुम सबको क्यों लगता है कि चुनाव में हार के कारण मैंने गुस्से में यह हत्या करवाई होगी? यह सरासर गलत है। मानता हूँ कि मुझे हार से काफी निराशा हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी की जान लूं। पिछली बार जब मैं चुनाव हारा था तब भी किसी की जान नहीं ली, फिर अब क्यों लूंगा? कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने हर संभव कोशिश की, मगर उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। आखिरकार चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया कि पुलिस की नजर हमेशा उन पर बनी रहेगी, इसलिए कोई चालाकी करने की कोशिश न करें। ठाकुर दिग्विजय सिंह को यकीन था कि नरेश की हत्या में चौधरी सुमेर सिंह का ही हाथ है। इस ख्याल ने उन्हें आक्रोशित कर दिया। वीर, जो नरेश का सबसे करीबी दोस्त था, उसकी हत्या से टूट चुका था। रूपा ने वीर को संभालने और हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन वीर के दुख का कोई मोड़ नहीं था। पुलिस के पास अब कोई ठोस दिशा नहीं थी। वे लगातार जांच पड़ताल कर रहे थे, लेकिन न तो ठाकुर रणविजय की हत्या के कातिल का सुराग मिल रहा था, न ही उस हमले का जिसने ठाकुर दिग्विजय सिंह को अपाहिज बना दिया और अब नरेश की हत्या भी कर दी। पुलिस और गांव वाले दोनों ही अजीब उलझन में थे। आखिर ये सब किसके इशारे पर हो रहा था? इसका मकसद क्या था? नरेश की मौत के बाद ठाकुर दिग्विजय सिंह ने वीर और रूपा की शादी की तारीख को और भी आगे बढ़ा दिया, ये सोचते हुए कि इस हालात में शादी करना उचित नहीं होगा। ऊपर से उन्हें यह भी डर था कि कहीं अगला निशाना वीर न बन जाए। इस चिंता के चलते ठाकुर ने शादी का विचार फिलहाल टाल दिया, लेकिन वीर इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वीर को अपने चाचा और नरेश की मृत्यु का दुख तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा पीड़ा उसे रूपा से दूर रहने की हो रही थी। वह अब किसी भी कीमत पर रूपा को अपने पास पाना चाहता था। उसकी आत्मा में बेसब्री की एक आग जल रही थी, जो उसे जल्द से जल्द रूपा को हासिल करने के लिए मजबूर कर रही थी। इसी जल्दबाजी में उसने अपने पिता ठाकुर दिग्विजय सिंह से तुरंत शादी की बात की, परंतु ठाकुर ने साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर वीर का दिल टूट गया और जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सोचा, शादी की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। एक दिन जब ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी दवा लेने अस्पताल गए थे, वीर ने घर के सभी नौकरों की छुट्टी कर दी। यह उसे एक सुनहरा मौका लग रहा था। उसने रूपा को अकेले में मिलने के लिए घर बुला लिया ताकि वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। उस वक्त घर में सिर्फ वीर और रूपा थे। अचानक घर में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। वीर और रूपा अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चीखें सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए। लोग अपने घरों से पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग और भी भड़कती जा रही थी। आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उसे रोकना मुश्किल हो गया था। रूपा किसी तरह घर से भागकर बाहर आ गई, लेकिन उसके शरीर पर चोटें आईं। वह रोते हुए भीड़ से बार बार वीर को बचाने की गुहार लगा रही थी। जब ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अस्पताल से वापस आए तो उन्होंने अपने घर को आग में जलते हुए देखा और घबरा गए। किसी ने उन्हें बताया कि वीर अंदर फंसा हुआ है। ठाकुर ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें रोक लिया। आग को काबू करने के लिए दमकल गाड़ी और पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक पूरा घर आग में जल चुका था। वीर की जलकर मौत हो गई थी। अपने बेटे की मौत से उसकी मां मैना देवी सदमे में पागल हो गई और ठाकुर दिग्विजय सिंह अपने पूरे संसार को राख में तब्दील होता देख अवाक रह गए। पुलिस को वीर की जली हुई लाश मिली। गांव वाले ठाकुर को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन वह अपना सब कुछ खो चुके थे। मैना देवी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल के उस कमरे में रूपा मैना देवी का सहारा बनने की कोशिश कर रही थी, परंतु मैना देवी अपने बेटे की मौत के गहरे शोक में डूबी हुई थी। ठाकुर दिग्विजय सिंह के जीवन में त्रासदी का तूफान उनके पूरे परिवार और गृहस्थी को तहस नहस कर चुका था। वह जैसे ही पुलिस की लापरवाही को याद करते, गुस्से और दुख से भरे हुए उन्हें कोसने लगते। आंसुओं से भरी आवाज में वह बार बार पुलिस को कोसते हुए कहते, अगर उन्होंने कातिल को समय पर पकड़ा होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। उनके इस हृदय विदारक दृश्य ने वहां मौजूद हर किसी का मन द्रवित कर दिया था। नरेश के पिता जगजीवन राम ठाकुर साहब को अपने घर ले गए, जहां शायद वह उनके दर्द को बेहतर समझ सकते थे।
इस बीच पुलिस ने शक के आधार पर फिर से चौधरी सुमेर सिंह और उनके बेटे को हिरासत में लिया, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने पर उन्हें पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। जब पुलिस ने वीर की मौत के संदर्भ में रूपा से सवाल जवाब किए तो उसने बताया कि वीर ने उसे किसी महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में घर पर बुलाया था। वे दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक घर के पीछे से जलने की दुर्गंध आने लगी। घबराकर जब उन्होंने मकान के पिछवाड़े का दरवाजा खोला तो वहां आग धधक रही थी। आग की भयावहता देखकर वे दंग रह गए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, आग पूरे घर में फैल चुकी थी। रूपा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैं और वीर अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे। किसी तरह मैं तो बाहर निकल आई, लेकिन वीर जैसे ही बाहर आने की कोशिश कर रहा था तभी कोई जलती हुई चीज उस पर गिर गई। उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली और वह जलती लपटों में घिर गया। पुलिस ने रूपा से पूछताछ की, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल सका कि घर के पिछवाड़े में आग कैसे लगी। इस रहस्यमयी घटना से पुलिस भी उलझन में थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। देखते ही देखते यह खबर पूरे जिले में फैल गई, मानो आग की लपटें हर ओर पहुंच गई हों। मीडिया के लोग पुलिस पर सवालों की बौछार कर रहे थे और पुलिस खुद उन सवालों के जवाब ढूंढने में असमर्थ हो रही थी। पुलिस का पूरा दल उस कातिल की खोज में जुटा हुआ था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वे कोई सुराग नहीं पा सके। इस मामले ने पुलिस को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि कातिल बहुत चालाकी से खेल रहा था। उसने बड़ी सफाई से 3 हत्याएं कर दी और ठाकुर दिग्विजय सिन्हा के जीवन को पूरी तरह तबाह कर दिया। ठाकुर साहब अब एक चलती फिरती लाश जैसे हो गए थे। उनका दिल बार बार यही सोचकर तड़पता था कि अगर वह कातिल उनके हाथ आ जाए तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उधर मैना देवी अपने बेटे की मौत के बाद गहरे सदमे में चली गई और कोमा में पहुंच गई। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। मीडिया के बढ़ते दबाव और लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश को देखते हुए सरकार ने पुराने एएसपी को हटाकर नए एएसपी अशोक वर्मा को नियुक्त किया। अशोक वर्मा जटिल मामलों को सुलझाने में माहिर थे। उन्होंने इस केस के हर पहलू को बारीकी से देखा और उन स्थानों का दौरा किया जहां रणविजय सिंह, नरेश और वीर की हत्या हुई थी। उन्होंने चौधरी सुमेर सिंह और उसके बेटे से भी सख्त पूछताछ की, लेकिन उनके हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। लंबी जांच के बाद अशोक वर्मा के मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने विचार को किसी के साथ साझा किए बिना इस मामले को खुद सुलझाने का निर्णय लिया। कड़ी छानबीन के बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को लेकर ठाकुर दिग्विजय सिंह के पास पहुंचने का निर्णय लिया। पहले उन्होंने ठाकुर साहब से गहन पूछताछ की, फिर गांव के लोगों से बात की और अंत में रूपा को थाने लाकर उससे सवाल जवाब किए। अशोक वर्मा ने कड़े शब्दों में रूपा से कहा, रूपा जी, आपका पूरा नाम क्या है? रूपा ने जवाब दिया, जी, मेरा नाम रूपवती है। अशोक वर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। उनकी सवालों की चुभती नजर से बचते हुए रूपा बोली, मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं अनाथ हूँ और अनाथालय में पली बढ़ी हूँ। एएसपी अशोक वर्मा ने सख्त लहजे में कहा, तो आप इस गांव में पहली बार तब आई थी जब आपको यहाँ की स्कूल में नियुक्ति मिली? रूपा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वर्मा का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने कहा, झूठ बोलने की कोशिश मत करो रूपा जी, मैंने तुम्हारे अतीत की पूरी छानबीन की है। अब साफ साफ बताओ, तुमने नरेश, रणविजय और वीर की हत्या क्यों की? टेबल पर जोर से मुक्का मारते हुए अशोक वर्मा ने धमकाया, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे पास है, अब और झूठ मत बोलो। इस पर रूपा ने ठंडी निगाहों से वर्मा की ओर देखा और भारी मन से कहा, हाँ, मैंने ही उन तीनों की हत्या की। ठाकुर दिग्विजय का बर्बाद घर भी मेरी ही देन है। रूपा का यह कबूलनामा सुनकर पुलिस अधिकारी और गांव वाले सन्न रह गए। एक सीधी सादी दिखने वाली औरत इतनी खतरनाक हो सकती है, ये किसी के समझ से परे था। रूपा को अदालत में पेश किया गया। ठाकुर दिग्विजय सिंह, जो पहले से ही अपने बेटे की मौत से टूट चुके थे, रूपा के खिलाफ आग उगल रहे थे। उनके वकील विवेक शर्मा ने अदालत से रूपा को 3 हत्याओं के लिए फांसी की सजा देने की मांग की। जज ने गंभीरता से रूपा से कहा, तुमने 3 हत्याएं की है, तुम्हें फांसी या उम्र कैद की सजा मिलनी तय है। लेकिन क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो?
रूपा ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए ठाकुर दिग्विजय सिंह की ओर देखा। ठाकुर साहब, आज आप अपने परिवार को खोकर कितनी पीड़ा महसूस कर रहे हैं, है ना? यही पीड़ा मैंने भी सहन की थी जब मेरा सब कुछ उजड़ गया था। उसकी आवाज में छुपे दर्द और गुस्से ने सभी को चौंका दिया। जज ने सख्ती से कहा, रूपा, जो कहना है वो साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। इस पर रूपा ने कहा, जज साहब, मैंने उन तीनों को मारकर अपने साथ न्याय किया है। वो मेरे जीवन को बर्बाद करने वाले थे और मैंने उनसे बदला लिया है। ठाकुर दिग्विजय सिंह क्रोधित होकर बोले, कौन सा बदला? हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तब रूपा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आपको रेवती याद है ठाकुर साहब? रेवती का नाम सुनते ही ठाकुर साहब भड़क उठे और बोले, रेवती? किस रेवती की बात कर रही हो? रूपा की आंखों में गुस्से की चमक थी। उसने कठोरता से कहा, इतनी जल्दी भूल गए ठाकुर साहब? हाँ, मैं उसी रेवती की बात कर रही हूं। ठाकुर के चेहरे पर अब थोड़ी उलझन थी। वो कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, तुम उस नाचने वाली रेवती की बात कर रही हो? रूपा ने कड़वाहट से उत्तर दिया, हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूं। रूपा ने गहरी सांस लेते हुए जज की ओर देखा और कहा, जज साहब, हमारा परिवार एक समय में बहुत खुशहाल था। हम सपेरों की बस्ती में रहते थे। मेरे पिता रामू सांप पकड़ने का काम करते थे और मेरी माँ गांव के कार्यक्रमों में नाच गाना करती थी। हम भले गरीब थे लेकिन खुश थे। हमारे कबीले में बच्चों को पढ़ाने का चलन नहीं था, लेकिन मेरे पिता का सपना था कि हमें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाए। उस समय मेरी बड़ी बहन रेवती 14 साल की थी, मेरी उम्र 8 साल और हमारा छोटा भाई गोलू जो सिर्फ 5 साल का था। एक दिन ठाकुर दिग्विजय सिंह के बेटे का जन्मदिन था और उन्होंने मेरी माँ और कबीले की औरतों को बुलाया नाच गाने के लिए। मेरी माँ और बाकी औरतें वहां गईं और कार्यक्रम में नाच गाना किया, लेकिन ठाकुर की निगाहें मेरी माँ की खूबसूरती पर गड़ी थी। उसकी नीयत खराब हो गई और उसने मेरी माँ के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। रूपा की आंखों में गुस्से और दर्द का समंदर था। उसने भारी स्वर में कहा, लेकिन मेरी माँ ने विरोध किया और अपमानित होकर वापस कबीले लौट आई। उन्होंने सारी घटना मेरे पिता को बताई और मेरे पिता को इस घटना से बहुत क्रोध आया। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने अपनी हवेली वापस बुलाने के लिए कुछ आदमी भेजे, पर मेरी माँ ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। उनके इस इनकार से गुस्से में बौखलाए ठाकुर दिग्विजय अपने भाई रणविजय और कुछ गुंडों के साथ हमारे कबीले पर धावा बोल दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने मेरी माँ से जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मेरे पिता ने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने उन्हें तब तक बेरहमी से डंडों से पीटा जब तक उनका दम न निकल गया। मेरे छोटे मासूम भाई गोलू ने जब देखा कि पिता को निर्दयता से मारा जा रहा है, वह बिलखते हुए उनके पास जाकर उनसे चिपक गया, लेकिन इन दरिंदों ने उसके मासूम होने की भी परवाह नहीं की। उन बेदर्दों ने उसे भी पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हम दोनों बहनें, मैं और मेरी बड़ी बहन रेवती, कोने में खड़ी होकर डर से थरथराती हुई यह पूरा भयावह दृश्य देख रही थी। ठाकुर दिग्विजय और उनके भाई ने इसके बाद मेरी माँ के साथ जबरदस्ती की कोशिश की। अपनी इज्जत बचाने के लिए माँ ने पास पड़ा एक चाकू उठाकर अपने पेट में घोंप लिया और वहीं आत्महत्या कर ली। कबीले के लोग सब कुछ चुपचाप देखते रहे, मगर डर के मारे कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं आया। ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनके भाई की वहशियत ने मेरा हंसता खेलता परिवार मिट्टी में मिला दिया था। हम इतने डरे हुए थे कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत भी नहीं कर सके। मेरी दादी ने मुझे एक गांव के शिक्षक की मदद से अनाथ आश्रम भेज दिया, जबकि मेरी बहन किसी तरह अपनी जिंदगी के दिनों को गुजार रही थी। लेकिन दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। ठाकुर दिग्विजय के बेटे वीर और उसके दोस्त नरेश की नजर एक दिन मेरी बहन पर पड़ी और उनकी नीयत बिगड़ गई। उन्होंने मेरी बहन का अपहरण कर लिया। उसके साथ दरिंदगी करने के बाद उन दरिंदों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। जब उनसे भी मन नहीं भरा तो उन दुष्टों ने मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जला दिया। इस विभत्स घटना को सहन न कर पाने के कारण मेरी दादी भी सदमे में चल बसी। अब मेरी दुनिया में कोई नहीं बचा था। ये सब जानकर भी मैं उस गांव वापस नहीं जा पाई, परंतु मन में बदले की आग जलने लगी। मैंने कसम खाई थी कि जिस तरह ठाकुर दिग्विजय सिंह ने मेरे परिवार को बर्बाद किया है,
वैसे ही मैं उनके परिवार को तबाह करूंगी। किस्मत का खेल ऐसा था कि मेरी नौकरी उसी गांव में लग गई। मेरा काम और भी आसान हो गया। जब मैं 9 साल की थी, उस समय इस गांव से अनाथ आश्रम गई थी, इसलिए इतने साल बाद कोई भी मुझे पहचान नहीं पाया। मैंने सबसे पहले उनके बेटे वीर को अपने मोहपाश में फंसाया। उस दिन जब चौधरी सुमेर के पोते के जन्मदिन से लौट रहे थे, मैंने पहले ही मौका देखकर उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था। लेकिन किस्मत ने शायद ठाकुर दिग्विजय सिंह को बचा लिया। मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। फिर जैसे वीर को अपने मोहजाल में फंसाया था, वैसे ही नरेश को भी अपने प्रेम के छलावे में फंसा लिया। उसे विश्वास दिलाया कि मेरा प्रेम वीर से नहीं बल्कि उससे है। इसी धोखे का फायदा उठाते हुए उसे एक रात खेत में मिलने बुलाया और समय देखकर उसकी हत्या कर दी। मेरा इरादा तबाही का था, खासकर उस भीड़ से बदला लेना जिसने मेरे जीवन को बर्बाद किया था। एक दिन वीर ने मुझे अपने घर बुलाया और मैंने चाय बनाने का बहाना किया। जैसे ही मैं रसोई में गई, मैंने गैस सिलेंडर के पाइप को खोल दिया, जिससे पूरे घर में आग फैल गई। मेरी योजना के मुताबिक मैं घर से सुरक्षित बाहर निकल आई, लेकिन वीर आग में फंसकर बाहर नहीं आ सका। उसकी वहीं मौत हो गई। मेरी प्रतिशोध की आग बुझ गई थी। मैंने ठाकुर दिग्विजय सिंह के परिवार को बर्बाद कर दिया, जैसे उन्होंने मेरे परिवार को तबाह किया था। रूपा की इस कथा को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध और दुखी थे। उन्हें समझ आ रहा था कि रूपा के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। जज ने काफी सोच विचार के बाद कहा, हाँ रूपा, तुम्हारी बातों को सुनने के बाद यह समझ में आता है कि तुमने बदले की आग में जलकर यह कदम उठाया है। इस अदालत का निर्णय है कि तुम्हें 10 साल की कारावास की सजा सुनाई जाती है और 10 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज रूपा के जीवन में स्वतंत्रता का दिन था। जेल के फाटक से बाहर कदम रखते ही उसकी निगाहें विनय पर पड़ी, जो उसे देखने के लिए वहां खड़ा था। विनय उसके स्कूल और कॉलेज का साथी था, जिसने उसे हमेशा से पसंद किया और गहरे प्रेम से देखा। विनय को सामने देखकर रूपा ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए दूर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी विनय की आवाज ने उसे ठिठका दिया। मुस्कुराते हुए विनय पास आकर बोला, काफी इंतजार कराया तुमने, और जब वह खत्म हुआ तो तुम यूं ही निकल रही हो। इस पर रूपा की आंखों में हैरानी और जिज्ञासा झलक उठी। विनय ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर कहा, रूपा, मैं तुम्हें इस दुनिया की तरह गलत नहीं मानता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता जो तुमने किया। इन 10 सालों से मैंने तुम्हारे लौटने का बेसब्री से इंतजार किया है। आज वो इंतजार खत्म हो गया है। रूपा, मैं पहले भी तुमसे उतना ही प्यार करता था जितना आज करता हूँ। क्या अब तुम मेरा साथ दोगी? इस दुनिया में मेरे पास कोई और नहीं है और तुम भी यह जानती हो। जैसे तुम अनाथ हो वैसे ही मैं भी। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरे जीवन को एक उद्देश्य मिलेगा। रूपा ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन विनय ने उसे बीच में ही रोकते हुए दृढ़ता से कहा, कोई लेकिन नहीं रूपा, मेरा सवाल सीधा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी जीवन भर के लिए? उसने अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, गुवाहाटी में मुझे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी मिली है। हम वहां एक नई दुनिया बसाएंगे, यहाँ से बहुत दूर। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? इस पर रूपा की आंखों में आंसू छलक आए। वह हल्की सी मुस्कुराई और बिना किसी और सवाल के उसने विनय के हाथ को थाम लिया। उसकी उंगलियों में मजबूती से अपनी उंगलियां फंसाकर वह उसे गले से लग गई। दोनों ने एक नई यात्रा शुरू की, एक नई दुनिया की तलाश में। कुछ समय बाद विनय और रूपा ने विवाह कर लिया और 1 साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। अब वे दोनों अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे, नए सपनों और उम्मीदों के साथ।